रामविलास जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बीजेपी के साथ चले गए और फिर वापस नहीं लौटे? एक बार लौटे थे, फिर दोबारा चले गए। दोबारा हाँ। जाना ज़्यादा दुर्भाग्य होता। चारा घोटाला क्या था? जब भी कुछ भी लिखो तो लोग नीचे आके बोलते हैं कि चारा घोटाला। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इतिहास इस आधार पर मूल्यांकन किसी व्यक्ति का नहीं करता कि वह सत्ता में कितने दिन तक रहा, बल्कि उसने फैसले क्या लिए। जिस मामले की बात हो रही है, ये जगन्नाथ मिश्रा जी के ज़माने से चले आ रहे मामले। इसमें जांच के आदेश मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद जी ने दिए। अब आप दो स्टेट को देखिए कि एक जगह तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर चल रहे सारे मामलों को ख़त्म करा लिया, ठीक है। अजय सिंह बिष्ट जी ने। हाँ। और एक तरफ एक मुख्यमंत्री को इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना यकीन है कि वह चाहता है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, और इसलिए जांच के आदेश देता है। क्या योगदान है लोहिया का भारत की राजनीति में? समाजवादी पॉलिटिक्स पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि परिवारवादी पॉलिटिक्स है, इसमें परिवार के लोग ही राजनीति करते हैं। किसी का बाप पॉलिटिक्स में था तो उनका बेटा आएगा, पोता आएगा, ऐसी कहानियाँ कही जाती हैं और इनमें सच्चाई भी है। आपको क्या लगता है कि भारत की राजनीति में जो परिवारवाद है वो सिर्फ समाजवादी राजनीति पर ही लगता है कि और राजनीति पर भी? अंतर क्या है दोनों में? हिंदू मुसलमान के नज़रिए से इन्होंने कभी अपनी राजनीति को डिफाइन नहीं किया। समाजवादी राजनीति का कोई भविष्य है इस देश में? सिर्फ और सिर्फ समाजवादी राजनीति का ही भविष्य है। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद परमिंदर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैन जिज्ञासु। जैन जिज्ञासु जी, आपका टॉक विद परमिंदर में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये है कि जैन जिज्ञासु कौन है, क्या करते हैं? अब ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है कि एक मुसलसल एक सफ़र में है जो आदमी से इंसान बनने की यात्रा में है, और पहले के जयंत से थोड़ा बेहतर और अपनी बहुत सारी वर्जनाओं से मुक्त होने की एक कोशिश, और इसी प्रक्रिया में कहीं जो एक बड़ा लक्ष्य हर आदमी के जीवन में होता है, उस लक्ष्य के इर्द गिर्द अपने इस यात्रा को ले जाना। इसी कोशिश में, इसी जद्दोजहद में हम सब लोग हैं कि कुछ बेहतर हो जाए, जिससे एक समूह का, एक समाज का हम कुछ भला कर सकें या आसपास की दुनिया को थोड़ा सुंदर, थोड़ा बेहतर बना सकें, जीने लायक बना सकें। यही कोशिश। आप खगड़िया के बिहार से आते हैं और हम सब जानते हैं कि बिहार में स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। अभी तो पता नहीं अभी ख़राब हो गई या पहले इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, ऐसा लोग कहते हैं। उस समय किसी जैन जिज्ञासु के लिए खगड़िया में स्कूल, किस स्कूल में आप पढ़ रहे थे कि आप जेएनयू तक आ पाए? देखिए, एक बात को लेकर तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि पहले के ज़माने में, आज़ादी के बाद ख़ास करके मैं कह रहा हूँ, कि स्कूलों के पास बिल्डिंग का अभाव था जी। लेकिन स्कूलों में बहुत ही समर्पित शिक्षक हुआ करते थे। और इस लिहाज से जो हमारा इलाका है, वह मुंगेर एक पुराना ज़िला है, और जो भागलपुर कमिश्नरी में पहले हुआ करता था, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, वो मुंगेर से ही आते थे। वह ज़िला 6 छोटे छोटे ज़िलों में बट गया। तो 70s में बेगूसराय और 80s में, अर्ली 80s में खगड़िया हमारा बना। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं तो अकबर के जो वज़ीर ख़जाना थे, उनके वित्त मंत्री टोडरमल, उन्होंने, वो बहुत ही दुर्गम इलाका था, नदियों से घिरा हुआ था, तो उसकी पैमाइश नहीं कर पाए और उन्होंने उसको फड़क कर दिया, और इसलिए उस इलाके का नाम फड़किया हो गया। जी। अलग थलग, उसमें सहरसा का भी कुछ हिस्सा, कुछ खगड़िया का आता है। तो और बाद के दिनों में मुंगेर से 3 ज़िले जो हैं छोटे छोटे, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, लालू जी के समय में अलग ज़िले के रूप में आए। तो हमारे यहाँ स्कूलों में अच्छे शिक्षक हुआ करते थे। जैसे आप ने कहा कि वहाँ से जेएनयू तक का सफ़र, तो जैसे जेएनयू में आप एक ही वक्त में कम से कम 150-200 शिक्षक अलग अलग डिसिप्लिन के आला दर्जे के हुआ करते थे। जी। वैसे ही स्कूलों में भी
कम से कम मुझे याद है कि प्राइमरी स्कूल जो हमारा था उसमें 3-4 बहुत अच्छे शिक्षक थे। मिडिल स्कूल में 7-8 अच्छे शिक्षक थे। हाई स्कूल में भी मेरा ख़्याल है कि 6-7 बहुत बहुत शानदार शिक्षक थे। तो इसलिए हम इस मामले में थोड़े खुशकिस्मत रहे कि उन्होंने अभिरुचि को भी हमारी एक दिशा दी, और वो अपने आप में बहुत विद्वतापूर्ण एक अध्यापन करते थे। जैसे अभिजीत पाठक ने जीवन में कुछ नहीं किया, पढ़ाया ही। हुँ, पढ़ा, पढ़ाया, लिखा, ऑब्ज़र्व किया। हुँ, तो ऐसे ही हमारे यहाँ गोपाल प्रसाद दुबे जी, आपके महाराजगंज जो गोरखपुर के बगल का है ज़िला, वहाँ से आए थे। पहले कटिहार में शिक्षक थे, हमारे यहाँ आए। तो उनका बड़ा योगदान मेरे जीवन में स्कूल में है, हाई स्कूल में। और मिडिल स्कूल में महेश मिश्र जी थे। वैसे ही परीक्षण जी प्राथमिक विद्यालय में होते थे। और जो अक्षर ज्ञान हम लोगों को कराया वो गांव के ही थे, गणेश जी अ, और एक शुभ नारायण जी। और माता पिता भी मेरे शिक्षक ही रहे हैं। तो एक एक 2-3 पीढ़ी इस क्षेत्र किसानी और पढ़ाना। मेरे पिताजी के नाना जी भी शिक्षक थे, उनके मामा जी भी शिक्षक थे, वो खुद, और मेरी माँ भी, मेरी मामी भी, मेरी मौसी भी। तो कुल मिला के इस सब लोग ट्रेडिशन टीचर। से, हाँ, और गांव के लोगों को भी शिक्षा से जोड़ने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये करते थे। तो हमारा मेरी स्कूलिंग जो है सरकारी जो हुई वो बहुत ही सुंदर हुई। और हम लोग वटवृक्ष के नीचे भी पढ़े, और हमारे स्कूल की बिल्डिंग के लिए कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह जी ने 2 कमरे नए बनवाने के लिए भी अपने सांसद निधि से दिया। तब हमारा संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के पास एक बलिया है, उसी नाम से होता था। जी। तो मुझे लगता है कि एक चेतना जो है वो वहीं से बनी है। मैं जेएनयू पे आऊँगा, उससे पहले आपने आईआईएमसी से पढ़ाई की है। वहाँ के अधिकतर पत्रकार इस दौर में आरएसएस, बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं या आला दर्जे के एकदम सांप्रदायिक हो गए हैं। जैसे अभी वो तो वहाँ से नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उसका बस एक उदाहरण दे रहा हूँ पत्रकारिता का। अभी अंजना ओम कश्यप के साथ जो चित्रा त्रिपाठी पत्रकारिता करती हैं, वो शायद गोरखपुर से पढ़ी हैं अगर मैं सही हूँ। उन्होंने लिखा है कि यूजीसी बिल पर ठाकुर ब्राह्मण की जीत हो गई। आईएमसी से आप पहले बतौर मेरे मैं क्योंकि आपने पत्रकारिता पीएचडी की है, ये जो पत्रकारिता का मीडिया मयार स्टडीज है, में, हाँ हाँ। वो कैसे गिर रहा है? इस पे मैं आऊँ उसके पहले मेरा ग्रेजुएशन भागलपुर यूनिवर्सिटी से हुआ, हाँ। और वहाँ एक टीएनबी कॉलेज है। हुँ। चूँकि पत्रकारिता मेरे जीवन में एक हसीन हादसा की तरह जी। वह विषय आया। हाँ। मैंने आईएमसी का नाम भी नहीं सुना था। ठीक है। मेरी रुचि साहित्य में थी, और साइंस ज़बरदस्ती मेरे पिताजी पढ़ाना चाहते थे। और टूटे टेस्ट ट्यूबों में भविष्य तलाशते तलाशते लगभग अवसाद की सी स्थिति में बहुत सारे बच्चे जैसे जाते हैं, वह मेरी भी गति हुई। और बड़ी मुश्किल से हमने उसको छोड़ा। और मेरे छोटे नाना जी डॉक्टर थे, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से उन्होंने 60 के दशक में पढ़ाई की, तो उनको लगता था जैसे कि इसको भी होना चाहिए। और मेरे पिताजी का इंजीनियरिंग में बहुत कम अंक से नहीं हुआ, हुँ। बहुत उदास आए। और उनके एक टीचर थे, डीजे कॉलेज मुंगेर था। जैसे इस इसका इतिहास मैं आपको बताऊं कि ये क्वीन जो थी ब्रिटेन की, जी। उनका जब डायमंड जुबली हुआ 50 साल, तो ठीक उस है। कॉलेज का ही नाम रख दिया आर डी एंड डीजे कॉलेज, राजा देवकी नंदन एंड डायमंड जुबली कॉलेज। मुंगेर का अच्छा। प्रतिष्ठित कॉलेज था। तो उनके टीचर ने कहा कि तुम बहुत उदास हो, क्यों ऐसा है? तो बोले कि सर मैं वहाँ गया इम्तहान देने, और लग रहा है कि, बोला हाँ नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन इतना हतोत्साहित नहीं होना। इस देश को इंजीनियर से कहीं ज़्यादा अच्छे अध्यापक की ज़रूरत है। ठीक है। तो उसी तरह से भागलपुर यूनिवर्सिटी का न्यूक्लियस कॉलेज टीएनबी कॉलेज, वहाँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो बांग्ला साहित्य के बड़े हाँ, बहुत बड़े लेखक। चितेरे हैं, उन्होंने एफए की पढ़ाई की, जो इंटरमीडिएट के ठीक समकक्ष है। होता है। हाँ। किशोर कुमार और अशोक कुमार का एक तरह से ननिहाल मोहन का आना जाना, तो साहित्यिक हलचल उस शहर में होता था। वहीं हमको एक टीचर मिले, अखिलेश्वर ठाकुर, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के बड़े विद्वान,
नहीं रहे इस दुनिया में, वहीं दत्ता साहब मिले, मसूद साहब मिले। मसूद साहब ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर और वो आ गए साहित्य पढ़ने। तो हम जब आईएमसी में वहाँ वहाँ डिबेट का भी कल्चर था, 3 साल तक वहाँ यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिबेटर वगैरह रहा। यहाँ पिताजी के एक मित्र हैं जो रशियन स्टडीज से पीएचडी की, उन्होंने कहा एक अलमनाई मीट में जाते हुए 2013 की फरवरी में कि कहीं नहीं हुआ अगर, हम्म, तो इसका भी तुमको फॉर्म भर देना चाहिए। अब ये जो एक मध्यम वर्गीय असुरक्षा बच्चों में डाली जाती है, क्यों नहीं होगा? जैसे हमारे यहाँ सही बात। सत्र बहुत लेट चलता है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हमारा अपियरिंग ईयर था उसमें हमने इंट्रेंस दिया फाइनल ईयर में, लेकिन हमारे इम्तहान तब तक ग्रेजुएशन के चल रहे थे, तो हम काउंसलिंग में नहीं जा पाए। ठीक यहाँ है। आ गए, बिना घर में बताए हुए दिल्ली आए, और चूंकि वो एक गार्डियनशिप रहे, तो पेरेंट्स बहुत बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि मिलना चाहिए तुमको। उन्होंने ही फॉर्म हमको डलवाया, उसका रिजल्ट पहले आ गया एमसी का, हमने दाखिला ले लिया, और उसकी फ़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है। है, और हाँ। रेडियो टीवी जर्नलिज्म में, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, और वो 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर क्लासेस शुरू होने के, अगर आपने नहीं एडमिशन कैंसिल कराया तो फ़ी आपको नहीं वापस करेंगे। मेरा लिंग्विस्टिक्स में जेएनयू में उसी साल हुआ था, 3 मार्क्स से इंग्लिश में नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए हिंदी और एमए इन इंग्लिश वाले कोर्स में हुआ, बीएचयू में हुआ। तो हम जर्नलिज्म में तो आ गए, मन नहीं लगता था, हम्म। क्योंकि मुझे वो फाइनल कट प्रो और प्रोडक्शन और एडिटिंग और ये दिलचस्पी का कोई क्षेत्र ही मेरा नहीं था। लेकिन अच्छे टीचर मिल गए वहाँ, प्रोफेसर आनंद प्रधान साहब, हम्म। और उन्होंने लाइब्रेरी में बैठने की आदत लगाई। तो हम उस समय जब बहसों को देखते थे, प्राइम टाइम की बहसों को, तो एक निराशा इसलिए होती थी कि और मज़े की बात है कि आईएमसी जैसी जगह का दोहन, तो मैं क्या कहूँ, एक सदुपयोग ये किया कि हम उसके लैब में, चूँकि इंटरनेट की सुविधा थी, जितने अवेलेबल उस वक़्त की तकरीरें थीं अक्रॉस आइडियोलॉजीज़, उन सारे ऑरेटर्स रेटर्स की स्पीच बैठकर हमने सुनी। संडे को भी जाता था, सैटरडे को भी, और नोट्स भी लेता था, कोई बात अच्छी लगी तो। वहाँ हमने देखा कि उन बहसों में तो एक ज़माने में जो अपनी अपनी पार्टी के बहुत ही गुणी और बहुत परिपक्व और अनुभवी नेता हैं, वो बैठते थे अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, जिसमें रामविलास जी हैं, जिसमें संतोष मोहन देव जी हैं, जिसमें सचिन पायलट जी, राजेश पायलट जी हैं, जिसमें अटल जी हैं, जसवंत सिंह जी हैं, रामविलास जी हैं। और जब इन लोगों को बोलते हुए सुनते हैं अभी हम इन बहसों में, तो एक किस्म की कोफ्त होती है, हम्म। एक शोर है, एक चीख है। और उसी में जो आपने जिस उन्वान की बात की है उस डिबेट की, कि ये एक जाति विशेष के लोगों की जीत हो गई, हम्म। और जिनके खिलाफ एक किस्म का भेदभाव होता है संस्थानों में, उनकी हार हो गई। ये जो खांचों में बांटना, और ये जो कागज़ और माइक के सामने उपद्रव की तरह लगभग करना, इससे समाज नहीं बनता है, हम्म। इससे देश नहीं बनता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी परिवर्तन सही नियत के साथ जो लाया जाता है या लाने की कोशिश की जाती है, उसमें हमारा लहजा, हमारी भाषा उत्तेजनापूर्ण नहीं हो सकती। और इसलिए जिस आप प्रोविज़न की बात कर रहे हैं, उसको लेकर एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश, और जो हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है एजुकेशन पर, और जिसको दिग्विजय सिंह जी चेयर कर रहे हैं, उसमें सारी पार्टी के लोग मेंबर होते हैं, ठीक और है। सबकी राय से ये, और जो डेटा है कि पिछले 4-5 वर्षों में जिस तरह का भेदभाव हुआ है, और जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें लोगों ने खुदकुशी की है, तो उसके रोकथाम के लिए एक व्यवस्था बनी। हालांकि जेएनयू जैसे संस्थानों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल वगैरह वगैरह, जिसको कि हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था और फंक्शनल रहना चाहिए था, ये नहीं होने के चलते एक यूजीसी ने कहा कि भाई ये इस तरह की व्यवस्था हो। इसमें कहाँ परेशानी थी? हम्म। और मैं समझता हूँ कि बहुत औ में रहना, जो वंचित समूह के लोग हैं, जिनको लगता है कि कभी कभी वो आत्मदया के भी शिकार होते हैं,
कभी कभी एहसास कमतरी के गर्त में भी जाते हैं या धकेले जाते हैं वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए। उनको तो कभी भी अपने आप को लेकर किसी भी तरह के इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना ही नहीं चाहिए। और वो इस एक सप्ताह के अंदर हमको दिखाई पड़ा। जो आर्गुमेंटेटिव इंडियन के रूप में देखना चाहते हैं अमर्त्य सेन, वहाँ तो तर्क पद्धति आत्महत्या कर लेगी। जिस तरह के सही बात। छिछले उथले किस्म के मैं कहूँगा कि वो आर्गुमेंट भी नहीं है, वो एक बकवास है जिस तरह की चीज़ें की जा रही थी। अमेरिका जैसे मुल्क में भी अपने विशेषाधिकार को लोग क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। अगर ब्लैक लाइव्स मैटर का वहाँ पर कोई एक कह लें कि आंदोलन चलता है या उसके लिए कोई प्रोसेशन है, प्रोटेस्ट है, तो लोग उसमें शामिल होते हैं, वो लोग जो प्रिविलेज्ड हैं। और हमारे यहाँ पहले तो पूरी तरह से डिनायल मोड में लोग जाते हैं, हम्म। जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें सारे लोग शामिल नहीं हैं। प्रगतिशील तबका, चाहे उनकी संख्या कम हो, वो तो इस राय के होते हैं, सिविल सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, कि नहीं, समतामूलक समाज की स्थापना में निश्चित तौर पर ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिनमें कि इन इस तरह की पुनरुत्थानवादी सोच या उस तरह की कोई प्रैक्टिस पर लगाम लगाया जा सके। जी। और यहीं पर हमको लगता है कि उन सारे लोगों की एक भूमिका, चाहे वो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल लोग रहे हों, चाहे उसके बाद के लोगों ने जो एक संविधान निर्माण के ज़रिए बहुत ही इंगेज्ड डिसएग्रीमेंट किया, और तब जाकर किसी लेजिस्लेशन के लिए या किसी प्रोविज़न के लिए एक सहमति बनी। अ, उसी धारा और उसी रोशनी में अगर हम इस समाज को चलाने की कोशिश करेंगे, जैसे संविधान की प्रस्तावना का सबसे खूबसूरत, सबसे मानीखेज लफ्ज़ अगर हमको कुछ दिखाई पड़ता है, तो मेरी नज़र में वह है व्यक्ति की गरिमा। हम्म। और वह जो डिग्निटी है एक ह्यूमन बीइंग की, उसको प्रोटेक्ट करना, और अगर कहीं उसमें क्षरण है तो उसको फिर से रिस्टोर करना, यही हमारी राजनीति का कह लें कि कोर है। किसी भी समाजवादी राजनीति का, ठीक है। किसी भी मानवतावादी दृष्टिकोण में यह बात सबसे पहले आएगी कि इंसान का मकाम सबसे ऊंचा है। और उसको कुचल कर, उसके स्वाभिमान को कुचल कर, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा के हम देश नहीं बना सकते। आप जो ये बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, मैं उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर जी। आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उस पॉलिटिक्स को बहुत सलीके से जिया है, बहुत लंबे समय तक। आपने सीआरजेडी जेएनयू में बनाई, और जिस तरह से आपको क्यों लगता है कि जेएनयू में किसी सीआरजेडी या आरजेडी जैसे संगठन की ज़रूरत है, जहाँ लेफ्ट पार्टियाँ हैं और इतने सारे संगठन हैं? पहली बार तो आप लोगों ने ऐसा क्यों सोचा? दूसरी बात ये है कि आप जब जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संस्थान को बंद होना चाहिए, यहाँ ऐसी पढ़ाई होती है, या कुछ देशद्रोही किस्म के लोग रहते हैं, ऐसा पब्लिक डोमेन में चलता है। आप भी जाते होंगे ग्राउंड पर तो सुनते होंगे। मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिक्स में भी कोई क्षरण हुआ है? क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी गिरावट है? वो मयार नहीं है, बहुत हल्की बातें की जाती हैं, बहुत हल्के किस्म के छात्र नेता हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? मैं नाउम्मीद तो नहीं हूँ, नाउम्मीदी कुफ्र है कहते हैं। हाँ। और मेरे पुरुम्मीद होने की अपनी वजह हैं। अ, ये कोई एक दो दिन में मानस नहीं बनता। हम्म। और मेरे साथ मैं समझता हूँ कि बिहार में लंबे समय से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। ठीक है। वो 2012, हाँ 12 में बहुत दिनों बाद हुआ। उसमें अंशु दी जनरल सेक्रेटरी वहाँ की चुनी गई। हम्म। अंशु कुमार एआईएसएफ हम्म। की तरफ से लड़ रही थी, उसमें जी। दिव्या गौतम लड़ रही थी, एआईएसएफ तरफ से हार गई, लेकिन अच्छा कंटेस्ट किया। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मैं छात्र राजद का संगठन सचिव हुआ करता था। ठीक है। आनंद आज़ाद जी थे वहाँ अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में। तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने बुलाया, और किन्हीं ने मुझे कहीं सुना था अपने हॉस्टल में, वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल में। तो उनको कहा कि एक जयंत नाम का लड़का है वहाँ, और उसको संगठन से जोड़ा जाए। उसके उसी
इर्द गिर्द एक हमारे यहाँ जैन धर्मशाला है। और जो अभी शकुनी चौधरी जी उस समय आरजेडी में होते थे वो आए थे, और संघ पार्टी की मीटिंग थी, और उसमें सुना फिर से उन्होंने, तो मुझ पर उन्होंने कहा कि नहीं तुम आओ और हम चाहते हैं कि तुम जुड़ो। तो मैंने कहा मैं ऐसे भी, कोई प्रोटेस्ट आप करेंगे, कुछ लिखना होगा, तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, लेकिन ऐसे लोगों को बनाएं आप जो इन माने एक डिफाइंड रोल के लिए रूठते हैं। तो बोले नहीं, हम आसमान से थोड़े अच्छे लोग को लाएंगे, ये तो संगठनात्मक जिम्मेदारी में अगर आओगे तो तुमको तजुर्बा भी होगा। अच्छा, घर से कई बार ये होता है कि बहुत इनकरेज नहीं किया जाता है पॉलिटिक्स में, बावजूद इसके कि पिताजी सब छात्र आंदोलन में थे, जेपी हम्म। मूवमेंट में थे। हमारे एक रिश्तेदार शहीद अनिल, वो गुजर गए, तार काट रहे थे टेलीफोन का मुंगेर में, और पुलिस ने गोली चला दी। जयप्रकाश जी आए थे वहाँ आईबी में, और खटिया पर बैठ के उनसे मिले, और उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार को, चबुक्की जी को, कि आपका बेटा देश हित में शहीद हुआ है, हम लोग ख्याल रखेंगे, एक ग्रेटर कॉज के लिए उसने अपनी जान दी है, आप घबराएं नहीं। बहरहाल पिताजी को भी यहाँ पत्थर लगा, सब लोगों ने एग्जाम को जेपी के आह्वान पर जो है वो उसका बहिष्कार किया। तो हमारे यहाँ चूंकि चुनाव नहीं होता था, तो कैंपस में एक संगठनात्मक गतिविधि तो होती थी, एआईडीएसओ वगैरह भी होता था, ऐसा था, छात्र राजा था, एनएसयूआई था, एबीवी भी था, सब सब लोग थे, जेडीयू के साथी भी होते थे वहाँ। मगर एक मोटिवेशन नहीं था, चुनावी राजनीति नहीं होती थी, पैरेलल सीनेट की मीटिंग होती थी, सब कुछ था। लेकिन जब बचपन में भी पिताजी वगैरह चक्र छाप था तो वो भेज देते थे पोस्टर साटने के लिए, लेई वगैरह बना के, तो हम बड़ा संकोची स्वभाव के थे, हमको लगता, चूंकि कमेंट करते थे गांव के लोग ना, मतलब क्या कर रहा है। तो हम्म। राजनीति को लेकर जो एक ग्राह्यता है हमारे समाज में वो इस तरह की नहीं है, और एक अनिच्छा पलती है। और ऐसे लोहिया ने लिखा भी है विल टू पावर में कि भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमको सत्ता में आने की एक अभिलाषा और एक रुझान रखना चाहिए, तभी जाके समाज बनेगा। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का तजुर्बा पहले हो गया, चूंकि चुनावी रैलियों में जाता था। हमको याद है 95 में पहली सभा लालू जी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, घोंघा चुनने वालों, लकड़ी बेचने वालों, मूस के बिल से दाना निकालने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, साफ सुथरा रहना सीखो। तो वो एक छवि हमारे जहन में। और दूसरा कि हमेशा अलायंस में चुनाव होता था, सीपीआई जो है वो हसिया गेहूं वाली छाप, वो लोकसभा का चुनाव लड़ती थी, और जो जनता दल है चक्र छाप वाली, वो विधानसभा का चुनाव। तो हमारे मन में दोनों को लेकर कोई कंट्राडिक्टरी थॉट्स नहीं था, दोनों नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में शामिल या समाज निर्माण में शामिल दल हमारी नज़र में थे बचपन से, 95 से। ठीक है। तो इसलिए अ, मुख्य धारा की राजनीति कैसे होती है उसका साबका शायद पहले हो गया बचपन में, और जो छात्र राजनीति है उसका अनुभव यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ग्रेजुएशन डेज में हुआ। वैसे ही 96 के लोकसभा चुनाव में शरद जी की एक सभा लगी थी, सीपीआई के कैंडिडेट शत्रुघ्न सिंह जी थे, और हम लोग इंतज़ार करते रह गए उनका, और उनका हेलीकॉप्टर अब आ रहा है तब आ रहा है, और वहाँ देशभक्ति से ओत प्रोत गाने मेरे वतन के लोगों एक लड़का गा रहा है, और शाम तक नहीं आए। वो जो एक मायूसी कहीं थी एक नेता को देखने की, और हमें ये लगता था कि ये नेता ही इस देश को चलाते हैं। तो नेताओं के लिए मेरे मन में एक बहुत सम्मान का भाव रहा। ठीक है। यहाँ जब जेएनयू आए तो यहाँ सोशलिस्ट कोई एक तेवर वाला या उस रुझान वाला कोई मैस ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो हम एआईएसएफ और प्रोफेसर मालाकार थे, और चूंकि उससे जुड़े हुए भी रहे हम लोग पहले भी, एक एक डायलॉग में तो उनका बड़ा ये था कि नहीं संगठन ज्वाइन करना चाहिए। तो हमने यहाँ बाकायदा उसकी शुरुआत की, कुछ पैम्फलेट्स लिखे, खुद को भी अच्छा लगता था, नाम उसमें सेक्रेटरी का जाता था, लेकिन मज़ा आता था उसको ड्राफ्ट करके। फिर जॉइंट सेक्रेटरी हो गया 2017 में, और 18 में उसका सेक्रेटरी। कुछ बिंदुओं पर मतांतर हुए हमारे पुराने साथी के साथ, और उसके बाद एक जो हमारे बाकी समकालीन मित्र थे सबने मिलकर उसको संगठन को ये किया शुरू। और पहले उम्मीदवार के रूप में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, और जो पार्टी नेतृत्व है उन्होंने इसकी सहमति दी थी। तो ठीक है। इस तरह से उसकी शुरुआत हुई, और उसकी ज़रूरत तो थी ही, क्योंकि लिफ्ट में रहते हुए भी अगर आपको ध्यान हो तो कोई तकरीर 100 150
भाषण हमने किए होंगे यूनिवर्सिटी में, हम्म। जिसमें कोई भाषण नहीं होगा जिसमें मधुलिमय साहब का जिक्र ना किया हो, हम्म। दंडवते साहब का, एस एम अच्छा, जोशी सबसे जी का, लास्ट में या नंबर आता था। हाँ, और मोहित भाई के यूनियन में तो खास करके, और कन्हैया के यूनियन में भी, चूंकि उनको ये लगता था कि वो हम्म। एआईएसएफ के हैं, तो हम्म। अपने किसी कार्डर से पहले बुलवाएंगे तो उन पर एक पक्षपात का आरोप लगेगा। ठीक है। और बापसा का उदय हो गया था 15 में ही, हम्म। चिन्मय भाई लड़े थे और बाद में राहुल सोनपिंपले जी। तो जितना एक किस्म का अटैक होता है, अटैक से मेरा मतलब कि क्रिटिसिज्म जितना होता था, वो सब हमारे बापसा के साथियों का लेफ्ट को लेकर होता था। तो इन सबको लगता था कि आखिर में जयंत आएंगे तो थोड़ा एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए एक बात कहेंगे, जिससे कि असंतोष या एक एक वैमनस्य की बात जो है वो थोड़ी कम होगी। तो हमेशा लालू जी, शरद जी, रामविलास जी, मुलायम जी, इन सब का जिक्र हमारे भाषणों में होता था और उनके योगदान को भी हम रेखांकित करते थे। तो इस तरह से छात्र राजद की शुरुआत हुई थी, और काफ़ी प्रश्न भी हुए कि क्यों, उसकी ज़रूरत क्यों, लेकिन वो ठीक चला वह कार्य, और आज वह और आगे जा रहा है। बाकी बाकी के जो हमारे साथी हैं उन्होंने उसको और एक बढ़ाने की कोशिश की है। मैं जब जाता था हाँ, प्रोटेस्ट में तो उसमें ये देखता था कि आपका नंबर सबसे लास्ट में आता था, हाँ, हाँ, कि भाई जन जिज्ञासु आए और बोले। तो हाँ, कुछ ही लोग बचते थे, 10-20 लोग बचते थे। हाँ, तो हाँ, हमको लगता हाँ, था कि कुछ अलग ये भाषण हो रहा है, हम्म, क्योंकि सबके जेएनयू में तो एक ही भाषण होता है हर बार। मैं तो देखता हूँ कि 8 साल में एक ही भाषण हर आदमी बोलता है, हम्म, हम्म, सरकार के खिलाफ दो चार बातें, खत्म भाषण। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि एक गिरावट, एक क्षरण, हम्म। और एक घिसे पिटे किस्म का एक रेटोरिकल कमिटमेंट लोगों से, या मान लीजिए हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं कुछ, एक रसमन भी होता था। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, उसमें लेफ्ट का अपने किस्म का एक योगदान इस कैंपस को वाइब्रेंट बनाए रखने में रहा है, और कम से कम वो अपने कार्डर को बहुत प्रशिक्षित करते हैं, और उनके अंदर एक युगबोध, उनके अंदर एक वैश्विक दृष्टि पनपती। और इस माने में मैं समझता हूँ कि जो उस ज़माने में प्रोफेसर आनंद कुमार साहब वगैरह थे, या बाद में जो समता संगठन वगैरह, किशन पटनायक जी का जो था जिसमें योगेंद्र जी और बाकी लोग, या फिर पॉलिश सॉलिडारिटी ग्रुप जो था जिसमें अमित सेन गुप्ता जी जी। वगैरह सब चुने गए, उस ट्रेडिशन को और आगे बढ़ना चाहिए था। बीच के दिनों में शायद वह धारा थोड़ी सी अवरुद्ध हुई, ये तो मैं मानता हूँ। 2018 में एक रोस्टर आंदोलन हुआ था। आप लोग पहली पंक्ति के लोग हैं जो इस आंदोलन को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे थे, चाहे वो सांसद से मिलना हो या वो ड्राफ्ट बनाना हो या बहुत कुछ उसमें था, आप जानते हैं उसको। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये रोस्टर का आंदोलन क्या था, क्योंकि इसको लगभग लोग भूल चुके हैं। जब यूजीसी का बिल आया है तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि एक और ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है देश को। रोस्टर का आंदोलन क्या था, इसकी क्या ज़रूरत थी, आप लोगों ने इसको वापस भी करवाया सरकार से। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि रोस्टर का जो आंदोलन था वह सीधे सीधे, मेरा ख्याल है कि छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग जो यहाँ रिसर्च कर रहे थे, उसमें बहुत सारे साथियों को लगता था कि ये सीधे सीधे अभी तो हमको प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें जो भी मित्र थोड़े थोड़े दूरदृष्टि संपन्न थे, उनको लगता था भाई अल्टीमेटली तो पीएचडी के बाद हमको जाना है और हम भी एक एप्लीकेंट होंगे। हम्म। तो ऐसे भी जो यूनिवर्सिटी को यूनिट या क्लबिंग ऑफ कॉलेजेस करके एक यूनिट बनाने की बात थी, और वह यूनिट अपने आप में एक समग्र इकाई के रूप में देखा जाता था, और उसमें जितने पोस्ट वैकेंट हैं या जिन पोस्ट के अगेंस्ट में एडवर्टाइज करना है आपको, तो उस हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते थे। लेकिन उसमें शरारत जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह से आया, और उसके बाद ये था कि आप सेंटर को यानी डिपार्टमेंट को यूनिट मानेंगे। तो मान लीजिए कि अगर सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ है, या सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ है, या आपका जो है सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें अगर एक साथ 4 सीट एडवर्टाइज नहीं होगी हम्म। तो ओबीसी का आदमी नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है। चौथा पोस्ट ओबीसी को जाएगा। ठीक है। एक साथ 7 नहीं आएगा तो मान लीजिए कि कोई दलित नहीं आएगा, तो 7th पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होगा। और एक साथ 14 पोस्ट एडवर्टाइज नहीं होंगी तो कोई आदिवासी नहीं आएगा, क्योंकि 14वां पोस्ट जो है वो आदिवासी को जाता है। तो इस तरह से तो कभी आएगा ही नहीं एक मुश्त 14 पोस्ट के लिए, हम्म। कोई वैकेंसी नहीं आती भी नहीं है आती भी नहीं है। हाँ। तो ये तो कुल मिला के आरक्षण
या सकारात्मक जो एक पहल है अफर्मेटिव एक्शन, उसको पूरी तरह से निष्प्रभावी बनाने के लिए एक आपने लूप होल निकाला। और इसी चालाकी, चतुराई, या मैं कहूँगा कि एक किस्म की धूर्तता, कि हम सिस्टम में किसी सूरत में आपको नहीं आने देंगे, इसके खिलाफ एक जब सचेतीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और लोगों तक ये बातें गईं, तो उसमें एक बड़ा जमावड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर हुँ, अप्रैल में हुआ। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही सफल रहा। और हमारा संविधान तो ये मैंडेट देता है कि हर वो तरीके ईजाद किए जाएं जिनके ज़रिए आरक्षण को अधिकतम लागू किया जा सके। मतलब अगर 27% है, या उधर मान लीजिए कि बाकी दलित और आदिवासी के लिए जो है कुल 49.5% जो कैप लगा देने के बाद था, वो 49.5% पद भरे जाएं। लेकिन ये लोग हर वो उपाय निकाल लेते हैं जिनमें कम से कम इसका पालन हो सके। तो ये एक शरारत है, और ये पूरे संविधान निर्माण की अवधारणा पर एक कुठाराघात है। इसी के खिलाफ एक लामबंदी हुई, और वो एक अच्छे उद्देश्य के साथ हुई। इसमें शरद जी आए थे, धर्मेंद्र जी आए थे, अली अनवर जी आए थे, जिग्नेश भाई आए थे, और जितने विश्वविद्यालय के चुने हुए अध्यक्ष या चुनाव लड़े हुए लोग थे, वो सारे लोग थे। और जितने एक्टिविस्ट दिल्ली के थे वो सारे लोग थे। उसमें हमको याद है विकास भाई आए थे, उसमें मनोज काका जी आए थे, उसमें अवनीश जी आए थे इलाहाबाद से। पटना यूनिवर्सिटी से राहुल को मैंने कहा कि आपको भी चलना चाहिए, वो तब छात्र राजद से चुनाव लड़ चुके थे। एक अकदस सामी थे, वो आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग के आदमी थे। उस मस्कूर उस्मानी जी थे इलाहाबाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो कुल मिला के एक देशव्यापी जिसको कहते हैं, अतुल प्रधान जी वगैरह भी आए थे। जितना हम लोग ला सकते थे, लक्ष्मण भाई सब थे संयोजन में, और रतन जी और तमाम लोग। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिला साथी थीं, गीता भी गई हुई थी उसमें। तो वो एक सफल प्रयोग था, और हमें लगा कि इस इशू के इर्द गिर्द सारे लोग उद्वेलित हैं और इसको वापस लाया जा सकता है। शरद जी ने बहुत सुंदर वहाँ पर भाषण किया, और फिर बाद में हम लोग जिनको जिनको देने जाते थे मेमोरेंडम, चाहे डी राजा जी हों, या समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी के घर जाकर, या प्रोफेसर रामगोपाल जी, मनोज झा जी का बहुत अच्छा रोल उसमें था। और उसी के कुछ दिन के बाद इवन बीएसपी के नेता थे, राज्यसभा के मेंबर, हम लोग उनके यहाँ गए। उसके कुछ, अच्छा, रामविलास जी के यहाँ बाकी साथी गए। मैं मूर्खतापूर्ण एक निर्णय मानता हूँ अपना, या एक बहुत भावुकतापूर्ण, कि हमको लगा नहीं एनडीए में चले गए तो एक किस्म से उनसे मेरा लगता था कि मैं नहीं जाऊँ, हुँ, जाना चाहिए था। बिल्कुल। और वो इस इशू पर साथ भी थे हम लोगों के। मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि उसके बाद तेजस्वी जी आए हुए थे दिल्ली, बल्कि इसी जमावड़े के लिए उनको न्योता देने हम पटना गए, तो वो हमारी पहली मुलाकात है। हुँ, और उसमें आलोक मेहता जी थे, संजय जी थे, और रामचंद्र पूर्वे जी बहुत पुराने नेता रहे हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लालू जी और कर्पूरी जी के बहुत निकटस्थ सहयोगी। तो यही सब बात हो रही थी कि ये रोस्टर वगैरह। तो बहुत सामान्य और आसान लहजे में उस पर बात हुई कि ये बात है। और कुल मिला के एक वाक्य में रोस्टर की पूरी साजिश को यही समझना है कि एक साथ 4 पोस्ट नहीं आएगी तो ओबीसी नहीं आएगा, और एक साथ 7 पोस्ट नहीं विज्ञापित होंगी तो दलित नहीं, और एक साथ 14 नहीं तो आदिवासी नहीं। आदिवासी हैं। ये किसी को भी समझ में आएगा। और गाजीपुर में तो जो ब्लॉक प्रमुख रही है मोहम्मदाबाद की चंदा यादव जी, उन सारे लोगों ने वो उस एक जमावड़े को ये किया। और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी सूबे जो थे, वहाँ लोगों को लगा कि नहीं, ये हम हर घर को प्रभावित करेगा, जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने उनको प्रोफेसर बनने ही नहीं दिया जाएगा। तो तेजस्वी जी उस समय आपके मेरा ख्याल है मैनपुरी के सांसद थे, तेज प्रताप जी, जो मुलायम सिंह जी के पोते हैं, लालू जी के दामाद। उन्हीं के घर पर हम लोग मिलने गए। उसमें राजीव रे जी भी, डूटा के प्रेसिडेंट, आए थे, कई प्रोफेसर्स थे। और तेजस्वी जी से हम लोग यही अपील कर रहे थे कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो थोड़ा दबाव बनेगा सरकार पर। उन्होंने कहा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उस समय कल को छप जाएगा अखबार में, उस दिन ब्रॉडकास्ट हो जाएगा टेलीविज़न पर अलग जितने, और बात आई गई हो जाएगी। इसको पार्लियामेंट में उठवाएंगे,
दल की तरफ से, और हम पटना में भी इसको लेकर जो भी एजुटेशन है या यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनसे हम डायलॉग में जाएंगे। तो इस तरह से रोस्टर के आंदोलन में, और फिर जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी इसका जिक्र किया। और हम बाकी जितने संगठन हैं उन्होंने इसको नहीं छुआ, उनको क्योंकि ये वोट नहीं दिलवा सकता था यह इशू। और बहुत, लेकिन हमको लगता है कि सिर्फ वोट के टर्म्स में देखने की बात नहीं है। इस तरह की शरारत जब कभी भी हुई तो यह जो एक थिंकिंग बीइंग है उसको परेशानी हुई, वह परेशान हुए ज़हनी तौर पर भी, और जी। उसको रोल बैक किया गया बाद के दिनों में। उसमें राजेश पासवान जी वगैरह ने भी बहुत हाँ, बिल्कुल उन्होंने। बहुत सस्टेन्ड मूवमेंट चलाया, जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर सोशल जस्टिस, इस तरह से कुछ, हुँ, उसमें एन सुकुमार जी और बाकी सारे लोग जी। शामिल थे। मुलायम आप भाई से लेकर हाँ, वो हाँ। संतोष जी थे, सारे साथी उसमें। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत खामोशी के साथ अपना दायित्व निभाया। सबके सामूहिक प्रयास से वो रोका आपने जा सका। तेजस्वी यादव जी का ज़िक्र किया, तो आप उनसे मिलते हैं तो क्या बात होती है? आप पहली बार मिले तो क्या बात की उनसे आपने? नहीं, पहली बार तो बहुत ही एक हुस्ने इत्तेफाक था कि वह भेंट हुई। हाँ, और मैं तो बस निमंत्रण देने के लिए ही गया था उनको। और उस भेंट में मेरा ख्याल है कि हाँ उन्होंने मैं बैठ गया था, संजय जी थे और हम बैठे, वो किन्हीं से बात कर रहे थे, एक अयोध्या तरफ से कोई गए थे साधु, और वो कुछ उनको कबीर या किन्हीं का भजन सुना रहे थे और वो सुन जी, रहे थे, शाम का वक्त था। और जब वो वहाँ से उठने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पढ़ता हूँ और अच्छा लिखते हैं आप। और फिर वो आगे बढ़े। फिर उसके बाद जहाँ वो बैठते थे वहाँ पांच देश रत्न मार्ग है जो लीडर अपोजिशन का उस वक्त आवास होता था। और फिर इधर उधर की बातें हुई, कहाँ से हैं, कैसे क्या पढ़ाई की है आपने, और क्या इसमें मुझसे क्या अपेक्षा है यह बताएं। फिर चलते हुए फिर लालू जी के जीवन के जो छात्र जीवन से लेके बाद के दिनों तक की तस्वीरें थी, बहुत दुर्लभ दुर्लभ, वो सब भी दिखाई संजय जी ने घूम के वहाँ उस आवास में। और आते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लायक कुछ होगा तो निसंकोच बताइएगा। ठीक है। और उसके पहले जब छह दलों का मर्जर हो रहा था 2015 में, एक कोशिश हुई, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत सुंदर कोशिश थी कि एक अखिल भारतीय दल फिर से आकार ले। शरद जी ने जब कोशिश की थी। सारे लोगों ने शरद जी थे, लालू जी थे, मुलायम जी थे, नीतीश जी थे, देवेगौड़ा जी थे, मेरा ख्याल है कि हाँ INLD, चौटाला जी थे, कमल मुरारका जी, चंद्रशेखर जी की जो पार्टी थी सजपा, समाजवादी जनता पार्टी, उसमें बस RLD जो है अजीत जी का, उसको छोड़ के जो वो भी बाद में आ जाते। इस तरह से तो हमने एक लेख लिखा, एक हरित खबर एक वेबसाइट थी, अभिनव सव्यसाची जी चला रहे थे, और मेरे मित्र थे IMC के विवेकानंद भारत जी, उसमें भारत टाइटल लिखते थे वो। कई टाइटल वो प्रयोगधर्मी थे। कभी मेरा ख्याल है कि वो विवेकानंद पेरियार भी लिखते हैं, कभी विवेकानंद सिर्फ भारत, कभी विवेकानंद कुशवाहा, बहुत। तो उन्होंने मुझे कहा, वो उस वेबसाइट के साथ काम करते थे, पश्चिमी यूपी के लोग ज़्यादातर उसको पढ़ते थे, कि भाई जो आपने लिखा है छह दलों के विलय की मीमांसा, कुछ है ना, कुछ इस तरह से, मीमांसा की मनमानी व्याख्या, हाँ, छह दलों के सद्यः विलय की मनमानी में, कुछ ऐसे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे टाइटल, लेकिन उन्होंने वो करते क्या थे। मैं उस तरह से जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जो अपने तौर तरीके हैं उससे मैं वाकिफ़ नहीं था। वो सबको मैसेंजर में लिंक ड्रॉप करते थे। तो देवगौड़ा जी के यहाँ भी और तेजस्वी जी को भी, यहाँ अखिलेश जी को भी, और इस तरह से जितने लीडर थे, नीतीश जी को भी। तो उस समय चूंकि चुनाव लड़े नहीं थे तेजस्वी जी, और संगठन के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है RJD को, उसके साथ जुड़ के वो काम करते थे, टाउन हॉल वगैरह में छोटा छोटा इंटरेक्शन का सेशन रखते थे, बिना शोर शराबे के, बिना बहुत ज़्यादा प्रचार के। तो उनको भी उन्होंने वो किया। और हम रहते थे बुद्ध विहार में, स्कूल जो है ये उसके उस तरफ, और वो भी उसी गली में। तो वो बहुत दौड़े दौड़े आए रात में कि भाई ये तो तेजस्वी जी का एक मैसेज आया है हुँ, कि हु इज़ दिस जयंत जिज्ञासु, हुँ, could you please send me the link of his profile and his number as well. हुँ।
तो मैं भेजता हूँ आपका नंबर। हुँ, तो उन्होंने भेजा और और बात आई गई हो गई, फिर हुँ, हम भी कुछ और काम में लग गए। यहाँ एंट्रेंस वगैरह भी देना था। लेकिन वो जो मुलाकात 15 में होनी थी हमारी, वो जाके 18 में हुई। लेकिन 17 वगैरह में सरकार जब गिरी, नीतीश जी उस तरफ चले गए, या 15 में जब रिजल्ट आ रहा था और शुरुआती जो रुझान थे वो लग रहा था कि बीजेपी आ रही है, और लोगों ने तरह तरह की बातें कर, हम पटना से उस दिन दिल्ली आ रहे थे। और हमने एक ऐसे पोस्ट लिखा कि भाई आज एक मार्च फॉर सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म निकल ही जाना चाहिए, क्या कहते हैं। वो तो मुलायम भाई थे और अरविंद भाई थे और डीएसएफ के साथी थे लेनिन और सारे लोग, तो निकाला। तो एक राबता जो है वहाँ से, और वो ऑब्जर्व करते थे चीज़ों को, और कुछ उनके राजनीतिक सलाहकार जो थे वो भी उनको दिखाते रहते थे। सरकार गिरने से पहले ही हमारा इंटरेक्शन संजय यादव जी के साथ शुरू हुआ था, और कुछ चीज़ों को लेकर वो थोड़ा अप्रिसिएट करते थे। जब सरकार जब गिरी, तो हमने लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी की राजनीति में जो बुनियादी फ़र्क है उस पर एक पोस्ट लिखा, और उसमें 12-14, फिर एक खुला खत हमने नीतीश जी के नाम लिखा, और उसमें धनिक लाल मंडल जी वगैरह का जिक्र किया जो उस ज़माने में स्पीकर हुए और अति पिछड़े समाज से थे, और उसमें भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने उनको बनाया जाए स्पीकर, इसके लिए एक बहुत कोशिश की। अ, उन सब का हवाला देते हुए कि समाज में एकता कैसे कायम किया जाना है, और इस तरह की बातों से तो नहीं होगा। सारे लोग बहुत खेद मतलब बहुत एक बहुत उस स्टेप को बहुत अप्रिसिएट नहीं कर रहे थे जो नीतीश जी ने उठाया, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ वह जनादेश मिला था। तब जाके फिर उसको लालू जी के पेज से शेयर किया गया। तेजस्वी जी ने उस चिट्ठी को ट्वीट किया, और मैं बहुत अदब के साथ और बहुत प्रेम के साथ जिक्र करना चाहता हूँ चंदा दी का। चंदा दी लालू जी की तीसरी बेटी हैं, और बहुत मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, और वो भी बहुत उतनी ही अफेक्शनेटली ट्रीट करती हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई वॉच्ड योर इंटरव्यू विद शंभू सिंह जी, नेशनल हुँ, दस्तक वाले, हुँ, एंड आई अप्रिसिएट इट। हाँ, और उस इंटरव्यू को लगभग सबने परिवार में देखा, लालू जी सिलेक्शन में। वहाँ से एक मेरा ख्याल है कि एक इमोशनल कनेक्ट हुँ, तेजस्वी जी के साथ बनता चला गया, और 1 वर्ष के बाद ही मेरा ख्याल है कि फिर पार्टी से एक फॉर्मली फिर से जुड़ा मैं। जो 3 वर्ष हम एएसएफ में रहे बीच के दिनों में, उसको छोड़ दें तो हमारा पूरा परिवार तो समाजवादी पर, हाँ नाना जी वगैरह ज़रूर पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन 95 के चुनाव में वो भी जनता दल में शामिल हो गए। तो ये इसी तरह की कुछ बातचीत होती है, और तेजस्वी जी के साथ लिटरेचर वगैरह पर भी बात होती है। तेजस्वी जी को दिलचस्पी रहती है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे सोशलिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ता गया। तो उस पर खूब जब उनको मौका मिलता है, किशन पटनायक की वो विकल्पहीन है, विकल्पहीन नहीं है नई दुनिया, जब दुनिया। इस बार सरकार गिरी है, तब तो फिर उन्होंने पूछा भी किसमें और क्या, मैं क्या पार्लियामेंट्री भी उनका इंटरवेंशन है, और बाकी जो समकालीन विषय पर भी उनके लेख हैं। जी, लोहिया के बारे में, जयप्रकाश जी के छात्र आंदोलन को लेकर, और मेरा ख्याल है कि अपने मणिंद्र जी की किताब जो है ज्ञान की ज्ञान की राजनीति, या राजनीति। फिर मेरे अपने गाइड की राकेश भटवयाल साहब की जेएनयू द मेकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। मेरा ख्याल है कि खूब आपने इन किताबें उनको मैंने जी, दी हैं, और इसलिए दी हैं कि उनको अच्छा लगता है पढ़ना। ये आपने कर्पूरी जी पर जो रमाशंकर जी ने एक एडिट किया था, जी, जयंत जी। तोमर जी हाँ, वगैरह हाँ। ने, वह भी उन्होंने चाव से पढ़ा, तो मुझे अच्छा लगता है उनको। फूले की गुलामगिरी वगैरह भी, कांशीराम जी का चमचा वो उस दिन वो नहीं थे, तो मैं मातृ समारावरी जी को देखा है कि उनके लिए उनको देना, जी। इस तरह आपने से। यूनिवर्सिटी की बात की तो हाँ। आपके लिए यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं? तो यूनिवर्सिटी तो एक ऐसी जगह है जहाँ हमको अपनी हर तरह की कृत्रिमता से, संकीर्णता से एक मुक्ति का ठौर ठाव दिखता है। और यूनिवर्सिटी में ही हमारी जितने तरह का मानवीय रिश्ता होता है, दोस्तियाँ, और बहुत टिकाऊ दोस्ती, और बहुत निस्वार्थ किस्म की दोस्ती, वो सब कुछ यहाँ होता है। और जो अकादमिक सुख दुख का भाव है, जो हमारा एक रिश्ता हमारे अध्यापक के साथ बनता है, मेरे लिए यूनिवर्सिटी की वह छवि है जहाँ हमारा वर्ल्ड व्यू शेप होता है, और हम उसको ट्रांजैक्शनल फॉर्म में नहीं देखते हैं।
विद्या खुद में ही एक अर्जन है, उसको अलग से कैश कराने की ज़रूरत नहीं। और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी हमको बहुत हम्बल बनाती, विश्वविद्यालय हमको बहुत विनम्र बनाता है। और जो कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति उज्जडपनम कभी हमने नहीं सुना। जी। और फिरदौस गयावी का एक शेर है कि इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। और अजहर इनायती कहते हैं कि जहाँ से हमको इल्म का गुरूर होता है, बस वहीं से होती है इब्तिदा जहालत की। तो इतना एक्सप्लोर करने के लिए है, जैसे न्यूटन कहते थे ना कि मैं ज्ञान के इस समंदर के किनारे बैठा रहा, और बस ऐसे ही कुछ हाथ में आया, जाने कितने हीरे जवाहरात लालो गौहर इसमें होंगे जिसका हमको पता नहीं है। तो विश्वविद्यालय के संदर्भ में एक तो अपने जो चचा नेहरू जी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिज्म, जी। फॉर टॉलरेंस, फॉर रीजन, फॉर प्रोग्रेस, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज एंड फॉर द सर्च फॉर ट्रूथ। तो ये जो आइडियाज़ का एडवेंचर है, यह जो हमको रैशनैलिटी से लैस करता है, यह जो साइंटिफिक टेम्पर आए, वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, जो संविधान की भी यही भावना है, और जो एक सेकुलर प्लेस हो, इन सब चीज़ों का विकास मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय में होता है। और मैं, आप इजाज़त दें तो मैं एक दीक्षांत समारोह का हवाला दूं जो जी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में कहा था। A university is essentially a community of students and teachers. Both have to work together for the single purpose of advancing knowledge and disseminating it. If at any time they are distracted from this straight path of pursuing truth for its own sake and get led away, there will be a jeopardy to the community of university. तो इस पूरे भाव को एक विश्वविद्यालय में लोग जीते हैं, और शिक्षक और छात्र साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए जो छात्र तबके के मसाइल हैं और उनको लेकर जो वो एक प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें शिक्षक भी सॉलिडेरिटी जताते हैं, और जो टीचर कम्युनिटी की मांगें होती हैं उसमें छात्र भी साथ साथ, और इसीलिए कई प्रोटेस्ट हैं जंतर मंतर तक सब साथ साथ गए हैं। दूसरा, कि विश्वविद्यालय को जो चलाने वाला मुखिया है वह सद्विवेकी हो। हम्म। और इस मामले में हम एक क्षरण देख रहे हैं। आपने जो कहा कि क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं, ये हर, चूंकि सोसाइटी में एक डिक्लाइन हम देख रहे हैं, उसी का रिफ्लेक्शन यूनिवर्सिटी स्पेस में है, जहां डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग, जहां डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे लोग, जहां KR नारायणन जैसे लोग, जहां आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग विश्वविद्यालयों के कुलपति हुआ करते हैं, और जहां इस देश के दो दो बार राष्ट्रपति रहे व्यक्ति और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद जी से पूछे जाने पर कि आपकी कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी रह गई हो, तो कहते हैं कि हाँ, किसी विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं हो पाया। हम्म। जहां विश्वविद्यालय को लेकर यह विजन हमारे नेशन बिल्डर के बीच रहा, वहां एक से एक ठेकेदार किस्म के लोग, एक से एक बहुत ही अहमक किस्म के लोग कुलपति बनाए जा रहे हैं। और कुलपति बनाने में ही RSS की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। उसकी दिलचस्पी गवर्नर बनाने में है, और गवर्नर ही तो सारे वाइस चांसलर को स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट करते हैं। तो इसलिए एक हमको अकादमिक संस्कृति में एक गिरावट दिखाई पड़ती है। जैसे ही हम रिक्रूटमेंट का बार हाई कर देंगे, शिक्षकों के नियुक्ति का, स्वाभाविक रूप से मेरा ख्याल है कि फिर से उस कल्चर को रिवाइव होते हुए हम देख पाएंगे, क्योंकि 30 साल के लिए नहीं अपॉइंट हो रहे हैं। और अब तो बहुत तरह की शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, ये इन लोगों का रेट बताया जा रहा है। ये सही बात। सिर्फ एक विचारधारा से आपका ताल्लुक रखना काफ़ी नहीं है, पैसे भी लेकर अपॉइंटमेंट होना, ये सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति। आपकी किताब है द किंग मेकर, जो लालू जी पर है, और आपने किताब लिखी तो कुछ सोच कर लिखा, और आप लगातार लिखते भी रहते हैं लालू जी के बारे में। बहुत सारी खूबियाँ हो सकती हैं, आप लिखते हैं, अगर मैं आपकी बात मानूँ तो। 2-3 बातें किताब में ऐसी क्या हैं जिसका आप ज़िक्र करना चाहेंगे? अब ये तो मुझे खुद उस तरह से नहीं, लेकिन एक रिस्पॉन्स है वह हाँ। उस क्रिटिसिज्म को लेकर या उस धारणा को लेकर जो लालू प्रसाद जी के बारे में लंबे समय से दुष्प्रचारित की गई और उनके तमाम फैसलों की दुर्व्याख्या की गई। ठीक है।
नहीं, तो हम एक बात कर ही लेते हैं, हाँ, आप हैं सामने तो। चारा घोटाला क्या था? जब भी कुछ भी लिखो तो लोग नीचे आके बोलते हैं कि चारा घोटाला। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? किताब में भी आपके है थोड़ा बहुत, तो हाँ, उसके बारे में ये दुनिया का एक अलबेला मामला है, जिसमें कि एक गुनाह के लिए, मैं हुँ, गुनाह भी नहीं कहूँगा अभी, तो वो मान लीजिए कि अंडर ट्रायल कोई बात है या सब जुडिस है, माने जब तक आदमी दोषी नहीं साबित हो जाता है तब तक वह लॉ ऑफ द लैंड की नज़र में बेगुनाह है। ठीक है। और आजकल क्या हो रहा है कि हर वह आरोपी गुनाहगार है जब तक कि वह निर्दोष नहीं साबित हो जाए। तो ये एक किस्म की ट्रेवेस्टी ऑफ द सिस्टम है। लालू प्रसाद जी के मामले में कई कोषागारों से जो निकासी हुई है पशुपालन विभाग में, उसमें अब मान लीजिए कि पैसे की निकासी हुई है और उसमें कोई अनियमितता है, तो ये तो एक किस्म का गुनाह है। लेकिन दुमका ट्रेजरी से अगर निकाला गया तो उसके लिए अलग मामले चलाए जाएंगे, चाईबासा में अलग चलाए जाएंगे, बाकी जगहों पर अलग अलग। ये दुनिया में कभी नहीं देखा गया है। और ये उस वक्त के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने इस तरह का एक लाया। तो कुल मिला के जिस व्यक्ति को राजनैतिक रूप से मात नहीं दी जा सकती थी, उनको आपने इस एक मकर जाल में उलझाया। इसलिए मकर मरछिया पुत्र लालू प्रसाद ये न्यायिक मकर जाल में उलझाए गए नेता हैं। लेकिन इतिहास इस आधार पर मूल्यांकन किसी व्यक्ति का नहीं करता कि वह सत्ता में कितने दिन तक रहा, बल्कि उसने फैसले क्या लिए। हुँ, और वो सारे फैसले एक पॉलिटिक्स में पैराडाइम शिफ्ट लाने वाले रहे। जिस मामले की बात हो रही है, ये जगन्नाथ मिश्रा जी के ज़माने से चले आ रहे मामले थे। इसमें जांच के आदेश मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद जी ने दिए। अब आप दो स्टेट को देखिए कि एक जगह तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर चल रहे सारे मामलों को खत्म करा लिया, ठीक है। अजय सिंह बिष्ट जी ने। हाँ, और एक तरफ एक मुख्यमंत्री को इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना यकीन है कि वह चाहता है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, हुँ, और इसलिए जांच के आदेश देता है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है, मॉनिटरिंग में जांच हो रही है, जस्टिस की मॉनिटरिंग में। और उसके बाद जो एक फैसला आया 2013 में, बल्कि जिसमें आप देख रहे हैं कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया, और उसमें उसका क्या हश्र हुआ, और उसके बाद जब लालू जी को संसद की सदस्यता से ही एक तरह से उसके लायक नहीं समझा गया, माने वो पहले उसके अ, शिकार हुए, तो बहुत ही फूहड़ किस्म की टिप्पणी आईएमसी के ही साथी लोग कर रहे थे कुछ। हुँ, और उस उन बहुत हीटेड किस्म का आर्गुमेंट हुआ। और ठीक है। तब हम लोग पूर्वांचल तक गए ऐसे ही बात करते हुए। बाद में मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि मुझे बजाय इसके कि हम इस तरह के तूतु में जाएं, हमको एक समग्रता में बात लालू प्रसाद जी की जर्नी को लेकर रखनी चाहिए। और इसमें विवेकानंद जी का एक बड़ा रोल है। वो कहते थे कि आपके पास आप सुनाने के लिए इतना कुछ होता है, आप इसको लिखते क्यों नहीं। और लिखने को लेकर हमेशा एक आलस्य या कह लें कि एक कॉन्फिडेंस का अभाव। लिखना तो अपने आप में एक बहुत एकांत मांगता है, तो वो टलता जाता था। लेकिन उस पर धीरे धीरे कुछ कुछ काम करते करते फाइनली यह 2020 में जैनेंद्र के यहाँ हम थे, उसको अंतिम रूप दिया गया सहरसा में, और फिर वो किताब की शक्ल में आया। तो आपने जो कहा कुछ बातें ऐसी, तो उसमें ये है कि भाई वैसे तमाम निर्णय लालू प्रसाद जी के, और चाहे वो चरवाहा विद्यालय खोलने का हो, चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए 6 विश्वविद्यालय कायम करने का हो, या राबड़ी जी द्वारा एक विश्वविद्यालय खोलने का मामला हो, चाहे उनके द्वारा नए ज़िले बनाने की बात हो, या इन सब का उसमें जिक्र है। और जी, जितने नए ज़िले लालू प्रसाद जी ने बनाए हैं, और नीतीश जी लगभग अब ये 25वें साल की ओर बढ़ रहे हैं, 20 साल के बाद एक भी नया ज़िला नहीं बना। ठीक और है। नए ज़िले बनाने के पीछे, और सबसे ज़्यादा ब्लॉक, सबसे ज़्यादा सब डिवीज़न, सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स। और उस आदमी के इमेजिनेशन में था कि जितने महापुरुष हैं उनकी याद को ज़िंदा रखने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है कि हम इदारे खोलें।
और उन्होंने जयप्रकाश जी के नाम पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा बनाया। उन्होंने भूपेंद्र नारायण मंडल जी के नाम पर मधेपुरा में विश्वविद्यालय कायम किया। उन्होंने वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर आरा में विश्वविद्यालय खोला। उन्होंने सिधो कान्हो मुर्मू के नाम पर दुमका में विश्वविद्यालय खोला। उन्होंने भूदान आंदोलन में शामिल विनोबा भावे के नाम पर हजारीबाग में विश्वविद्यालय खोला। उन्होंने जो आदिवासियों के नायक रहे और पूरे भारतवर्ष के एक स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम किया। ऑलरेडी एग्जिस्ट वह यूनिवर्सिटी करती है। उन्होंने बहुत विरोध के बावजूद मुजफ्फरपुर में जो बिहार विश्वविद्यालय था, जिसका नाम उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किया। काफ़ी उसमें विरोध झेलना पड़ा। तो इस तरह से उनका एक रोल रहा है और बहुत लिबरेटिव रोल रहा है। एक बंद पड़े समाज वाले सूबे में जिस तरह से उन्होंने शिक्षा को लेकर एक काम किया, साक्षरता दर को बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर जो कन्या भ्रूण हत्या थी उसके दर को घटाया, ये सब उनके बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं मछुआरा भाइयों के लिए जो उन्होंने किया। और जो उन्होंने पासी भाइयों के लिए ताड़ी पर टैक्स देना पड़ता था ताड़ी चुआने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि एक आत्महीनता के शिकार बड़े सामाजिक समूह के बीच आत्मबल का संचार करने का काम किया उन्होंने। तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। मतलब कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस 15 वर्ष में अगर मान लीजिए कि 2 लाख दर्ज हुए हैं, तो 2 लाख ये जंगलराज हो गया। और जहां 5 लाख के आसपास होगा उसको आप सुशासन का नाम दे रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की धारणा को प्रचारित करते हैं, बनाए रखते हैं और पब्लिक स्फेयर की तमाम बहसों को एक दिशा देने का काम करते हैं। मतलब कि अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो नायक को खलनायक की तरह आपकी मेमोरी में, पब्लिक मेमोरी में डाला जाएगा। और हमने हमेशा दूसरों के चश्मे से अपने नायकों की निर्मिति का काम किया। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर जी कितने बड़े आदमी थे ये नहीं मानने को तैयार। लालू प्रसाद जी की शख्सियत कितनी ऊंची है यह मानने को तैयार नहीं। और अगर यह दौर नहीं होता तो जिस वर्ग के लिए लालू प्रसाद जी ने काम किया वह वर्ग, उसकी भी नई पीढ़ी यह मानती कि सच में लालू जी इतने बुरे आदमी थे कि जिनके बारे में इतना कुछ लिखा गया बुरा बुरा। और उसमें उन लोगों ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया जिनको उन्होंने अपने निजी जीवन तक का एक्सेस दिया। अब किताब का नाम देखिए। शंकरसर ठाकुर की हाँ, किताब का जिक्र, अब शायद उसी तरफ आप जा रहे हैं। जी जी जी। तो उन्होंने इंटरव्यू में अपने एक बार हाँ हाँ। कुछ कुछ लालू जी के बारे में बोला है। आप उनकी बात से कितना सहमत? मुझे कई बार लगता है कि बहुत चढ़ा बढ़ा कर लिखा गया है क्या? हाँ, दोनों किताबों का जो प्रस्थान बिंदु है, एक लालू जी के लिए लिखा है, 2 किताब। एक तो 2000 ईस्वी के चुनाव के बाद उसका टाइटल ही अपने आप में बहुत अजीबो गरीब है कि मेकिंग ऑफ लालू एंड अनमेकिंग ऑफ बिहार। ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? चरवाहा इन चौपर, तो चरवाहा को चौपर में नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के और जबकि सारा एक्सेस, सारे फोल्डर, अपना निजी स्पेस भी जिस व्यक्ति को उसका भी एक्सेस दिया, उन्होंने ये काम किया। और उस किताब की समीक्षा लिखी है वीपी सिंह जी के जो प्रेस सेक्रेटरी थे, कम्युनिकेशन एडवाइजर प्रेम शंकर झा जी ने। अब वो कहते हैं कि मैंने ये लोग ज़्यादा ज़्यादा लेते हैं और समाज को उस बहुत कम दे पाते हैं। और दूसरा कि जो लालू प्रसाद आज सोच रहे हैं इसका खामियाजा देश को कल भुगतना पड़ेगा। और इस तरह से जैसे ब्लैक होल में चला जाएगा पूरा स्टेट ऑफ बिहार। अब ये है मूल्यांकन लालू प्रसाद जी का इन महानुभावों के द्वारा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी हों, मुलायम सिंह जी हों, रामविलास जी हों, शरद जी हों, इन पर तो सैकड़ों किताबें लिखी जानी चाहिए और लिखी जाएंगी, अलग अलग नज़रिए से लिखी जाएंगी। हम तो कह रहे हैं कि जो कुछ हमको समझ में आया उस समय, जितनी मेरी समझदारी थी उस हिसाब से हमने एक बात कही। और चंद्रशेखर जी जैसे लोगों ने जिस तरह से लालू प्रसाद जी के बारे में पार्लियामेंट में बोला है, राबड़ी जी के लिए बोला है, वो सारी बातें उसमें, जिस तरह से शरद जी ने बोला है फॉर्डर स्कैम के मामले में, वो सब कुछ उसमें है। एक नज़र देखने के बाद आदमी को लगेगा कि भाई एक व्यक्ति के बारे में किस तरह की विच हंटिंग हुई है और किस तरह से स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग करने की हिमाकत हुई है, किस तरह से सेना को बुलाकर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की बात हो रही है। और तब जो
सबका सबकी अपनी हद एक सीमित है, तय की गई है संविधान के द्वारा, उसकी वकालत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सुप्रीमेसी की वकालत करते हुए चंद्रशेखर जी वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो मेरा कहना है कि लालू प्रसाद जी के साथ इतिहास न्याय करेगा, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लालू प्रसाद जी की अहमियत लोगों को समझ में आएगी। और हर व्यक्ति के अंदर, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी में आप देखते हैं ना कि जो उसका प्रोटोगोनिस्ट है उसमें कोई ऐसा फ्लॉ होता है जो उसके डिक्लाइन का कारण बनता है। तो यहाँ पर आप ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन अफसरों पर किया, क्या कोई मुख्यमंत्री अपने सिग्नेचर से किसी भी ट्रेजरी से एक पैसा भी निकाल सकता है? और बहुत सारे लोग उसमें बरी होते चले गए, और लालू प्रसाद जी को आज भी उस ट्रायल को फेस करना पड़ता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को मुंह की खानी पड़ी, और आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी हुए लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी, तमाम लोग। तो यह भी उस दल को एजाज़ है कि बिहार की अब तक की इकलौती, पहली और इकलौती महिला मुख्यमंत्री राबड़ी जी के रूप में मिला। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, 47 में आज़ाद हुआ देश, और 97 में जाके बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बन रही। उत्तर प्रदेश में तो सुचेता कृपलानी जी के रूप में बहुत पहले मिल गया था। तो लालू प्रसाद जी का इस तरह से भी उस किताब में भी जिक्र है कि जैसे कर्पूरी ठाकुर जी ने, बल्कि राम नरेश जी ने सबसे पहले दलितों आदिवासियों के अलावे पिछड़ों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश में दिया 15%। जी। कुछ समय के बाद कर्पूरी जी ने बिहार में दिया 8% पिछड़ों को, 12% अति पिछड़ों को, 3% गरीब लोगों को, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को, 3% सभी जाति बिरादरी की महिलाओं को। और उनके बारे में किस किस तरह की बातें हुई, कर्पूरी जी पर तो कोई आरोप नहीं था। कितनी अपमानजनक टिप्पणी होती थी कि जब जनता पार्टी की सरकार यहाँ थी और चौधरी चरण सिंह जी की धारा को कमजोर करने के लिए कर्पूरी जी की सरकार बिहार में गिराई गई, राम नरेश जी की उत्तर प्रदेश में गिराई गई, हरियाणा में ताऊ देवीलाल जी की सरकार को गिराया गया। और कहते थे कि दिल्ली से चमरा भेजा संदेश, कर्पूरी केस बनावे भैंस चरावे राम नरेश। तो कुल मिला के जिनके पास कोई शैक्षणिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पूंजी नहीं है, उस धड़े का आदमी कोई इस समाज का नेतृत्व करता है अपने अध्यवसाय, अपनी प्रतिभा, अपने समर्पण के बूते, और अपने अपने नैतिक आभा के बूते, तो आप इस तरह से उनका छवि ध्वंस करते हैं, उनको मजाक का पात्र बनाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो पहली बैठक कर्पूरी जी के उस फैसले के विरुद्ध लाला लाजपत राय भवन पटना में हुई, उस बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार जी ने की थी, और उस बैठक के मुख्य अतिथि थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी। कुल मिला के नीतीश जी परिवर्तनकामी राजनीति में शरीक होने में एक हिचक रखते थे। तब जब देखिए, आप मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तब तो सारा कुछ एक बार ऐसे आप बटन दबाते हैं, पूरा सिस्टम आपके आगे हाजिर रहता है। लेकिन विपक्ष में रहते हुए किसी सही बात को लेकर अडिग रहना, उससे डिफाइन होता है आपका पूरा पर्सोना। आपके कन्विक्शन को देखा जाता है, कितने वर्षों तक आप सत्ता में रहे इस पर मूल्यांकन नहीं होता है। निर्णय क्या लिए, उन निर्णयों का प्रभाव क्या समाज में पड़ा। और समझिए कि 12 वर्षों तक वह आरक्षण की सीमा बिहार में नहीं बढ़ी। लालू प्रसाद जी आए तो अति पिछड़ों के आरक्षण की सीमा 12% से बढ़ाकर 14% की, 8 से बढ़ाकर 12 पिछड़ों का किया। फिर राबड़ी जी ने उस 14% को बढ़ा के 18% किया। जब जाति आधारित गणना बिहार में हुई, तब जाके एक बार फिर नीतीश जी तो 5 में मुख्यमंत्री बन गए हैं, वह गणना हुई है 23 में जाकर। और जो डेटा रिलीज हुआ है 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, आज तो गांधी जी का शहादत दिवस है 30 जनवरी। मैं कह रहा हूँ कि 16% से बढ़ाकर 20% दलितों का करना, 1% से बढ़ाकर 2% आदिवासियों का करना, 18% से बढ़ाकर 25% अति पिछड़ों का करना, और 12% से बढ़ाकर 18% पिछड़ों का करना, ये काम कब हुआ, जब हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी सरकार में शामिल हुए। और कास्ट बेस्ड सर्वे भी मजबूर होकर कराया जो, वह भी तब जब आरजेडी सरकार का हिस्सा हुई। तो मेरा कहना है कि ये तमाम फैसले एक निरंतरता में देखने की ज़रूरत है, कर्पूरी जी से लालू जी, लालू जी से तेजस्वी जी। तो हम समझते हैं कि उस किताब को लिखने का मकसद भी यही था कि लालू जी को एक परिप्रेक्ष्य में दिखाया जा सके। और उसमें और भी बहुत कुछ है, मीडिया को लेकर जो उनका अपना नज़रिया है, कह रहे हैं कि हरी हरी सब्जी खाओ, दूध पियो और सच्ची खबर छापा करो, मनोरंजन भारती जी को कह रहा है।
और मैंने ये कहा गालिब से माजरत के साथ कि हैं और भी दुनिया में सियासतदां बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सियासतदां बहुत अच्छे, कहते हैं कि लालू का है अंदाजे बयां। और एक शानदार ऑब्जर्वेशन है अजय भाई से बात करते हुए, कि जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्में आप देखते हैं तो उसमें सेल्फ पिटी नहीं है। चार्ली चैपलिन जीवन की तमाम तिक्तताओं, तमाम दुखद अनुभवों, तमाम वेदना और पीड़ा के बीच लोगों को हंसाते हैं। लालू प्रसाद जी को भी मालूम था कि इस स्टेट में क्या रेवेन्यू की हालत है। पहला सरप्लस बजट आज़ादी के बाद राबड़ी जी के समय में पेश हुआ, और कितने गुणा बढ़ा उस बजट का आकार प्रकार जब सत्ता छोड़ा। और आज तो बिहार में 63 करोड़ रुपया हर दिन हमको ब्याज के रूप में चुकता करना पड़ रहा है। ये हालत है वहाँ। और कोई भी, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। मैं जो मूल बात आपसे कहना चाह रहा था कि ये अ, ये जो पोर्ट्रेयल है किसी आदमी का, तो लालू प्रसाद जी भी जब जनसभाओं में जाते थे या संसद में कोई बहुत संजीदा बहस को भी जिस तरह से एक मोड़ देते थे, उसमें यही था कि हमारे लोग तो पहले से दीनहीन विचाराधीन स्थिति में है, अगर हम उसको और रुलाएंगे, अगर हम और ज्यादा आंसू में की तरफ ही उसको धकेलेंगे, तो एक राजनीतिज्ञ का या एक राजनेता का यह काम नहीं है कि अपनी ही पीड़ा में परेशान रहे। उसका काम तो उसकी पीड़ा को दूर करना है। अब मिस्टर मोदी को आप देखेंगे, हमको ये गाली दे दिया, हमको इसने फला ने ये किया, हमको ऐसे, हमेशा एक विक्टिमहुड सिंड्रोम। और चंद्रशेखर जी जो कहते थे कि प्रलाप सामर्थ्य का द्योतक नहीं है, और अखबारों के प्रशस्ति गान से इतिहास नहीं बना करता, ये भविष्योन्मुखी राजनीति हो कुछ। तो लालू जी के उसी एक ओरिएंटेशन को सामने रखने की कोशिश उस किताब के जरिए। जैन जी, आप अक्सर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं। आज के दौर की राजनीति में क्या आपको लगता है कि उनकी बात की जानी चाहिए, और क्या वह राजनीति आज भी प्रासंगिक है, लोहिया की राजनीति? नहीं, बिल्कुल। इस देश में अगर संसदीय लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो लोहिया का सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि उन्होंने इस देश को एक दलीय व्यवस्था में डेमोक्रेसी को चलाने की मजबूरी से मुक्त किया। ठीक है। और जितना बड़ा कद था उस समय नेहरू का, और जंग आज़ादी में शरीक बाकी तमाम लोगों का, जिसमें लोहिया खुद शामिल थे, जयप्रकाश जी शामिल थे, यूसुफ मेहर अली साहब शामिल थे, और सारे लोग। क्विट इंडिया का नारा ही दिया यूसुफ मेहर अली ने, भारत छोड़ो का, इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी से लेकर तमाम लोग। तो उसमें लोहिया का जो योगदान रहा है, वो इस देश में बालू में से तेल निकालने का काम जैसे हो, संसाधन विहीनता में भी पूरे देश भर में विपक्ष की राजनीति को स्थापित करने का। और जयप्रकाश जी ने समाजवाद क्यों, इसको लेकर लोगों का सचेतीकरण किया। लोहिया ने संवेदीकरण किया। और ये पहले आम चुनाव के बाद तो जयप्रकाश जी बहुत बुरी तरह से हताश हुए, जैसे कांग्रेस को शिकस्त ही नहीं दी जा सकती। लेकिन लोहिया ने कई विमर्श इस देश में खड़ा किया। क्या चाहे योगदान है लोहिया का भारत की राजनीति में? मैंने आपसे कहा कि एक तो अपोजिशन को स्थापित करना, ठीक है। दूसरा समाज के अंदर गैर बराबरी, जितने स्तर की गैर बराबरी, बल्कि हम्म। दुनिया भर में हम्म। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के दौरान जिस तरह से रंग के आधार पर भेदभाव है, उसके खिलाफ पूरी सप्त क्रांति ही उनकी, नर नारी समता के लिए पैरोकारी, ठीक है। एक पासपोर्ट विहीन दुनिया का सपना, एक बॉर्डरलेस मतलब सीमा विहीन एक दुनिया हो, और इस देश में बल्कि दुनिया भर में एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, एक विश्व नागरिक के रूप में हम तब्दील होते जाएं, अपनी संकीर्णता से हम मुक्ति पाएं। जो उनका रानी बनाम मेहतरानी का डिबेट है, जहां ग्वालियर की राजमाता के खिलाफ उन्होंने सुखो रानी को खड़ा किया, ठीक है। जहां वो सबसे ताकतवर नेता के खिलाफ, और बहुत मकबूल, बहुत सर्वप्रिय नेता नेहरू जी तो इतने बड़े विजनरी लीडर हैं, उनके खिलाफ खुद जाके चुनाव लड़ना, तो साहस, साहस का संचार विपक्ष के अंदर। और ये कहना कि नेहरू जी जितनी सभाएं करेंगे उनसे कम सभाएं मैं करूंगा, और जहां जहां लोहिया की सभा हुई है वहां वहां उनकी पार्टी फूलपुर में लीड की है। जी। तो और नेहरू जी ने कहा मैं नहीं करूंगा, लेकिन उनको आना पड़ा प्रचार के लिए।
कहना मेरा यह है कि विदेश नीति पर भी जो स्पष्ट छाप है वह लोहिया की है, चूंकि नेहरू जी ने उनको परराष्ट्र विभाग का सचिव नियुक्त किया था। तो लोहिया को मैं समझता हूँ कि इस देश में एक विशेष अवसर के सिद्धांत के प्रतिपादन में उस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है, जो ये ऐलान करते हो कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिड़ला या गरीब का बेटा या भंगी का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। तो ये जो मैं उसको पिछड़ावाद के रूप में मैं नहीं कहूँगा, जहाँ संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, नहीं। या फिर कारखानिया दामों की कीमत जो की बात जहाँ कर रहे हैं, जी। जहाँ वो ये 10 गुना की बात कर रहे हैं कि 10 गुना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच, 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। तो लोहिया कहते थे कि प्रकृति का नियम जो भी हो, मनुष्य का नियम होना चाहिए समता। तो इस देश में समता के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के लिए लोहिया को याद किया जाएगा। और इसीलिए जयप्रकाश जी जो एक मूवमेंट को लीड करते हैं, और जयप्रकाश जी कहते हैं कि ठीक तो ये होता है कि जहाँ आज मेरा छोटा भाई लोहिया है वहाँ मुझे होना चाहिए था, बहुत असमय चला गया। और पटना के गांधी मैदान में मंच से उतरते हुए कह रहे हैं, उनसे पूछा कि ये संपूर्ण क्रांति क्या है, तो उन्होंने कहा कि सार रूप में जो मेरे छोटे भाई लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की थी, वही सप्त क्रांति संपूर्ण क्रांति की शक्ल अख्तियार करेगी, और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पर बिठाना ही संपूर्ण क्रांति का नारा। सबसे बड़ा मकसद है। माने मनुष्य का जीवन बदले, मानव की रचना बदले, समाज का ताना बाना बदले, और देश की जो एकता है वह कायम रहे। इसी के इर्द गिर्द लोगों ने उस पर काम किया, और पूरे आंदोलन के दौरान यही था कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम्म। और जाति पाति को तोड़ने का सम्मेलन। तो एक बड़े पवित्र लक्ष्य के लिए इन दोनों नेताओं ने काम किया, इसलिए हमेशा प्रासंगिक रहा। हमारी पूरी राजनीति की एक तरह से कहें कि बुनियाद ही इन्होंने डाली है, और उसी आइडियोलॉजिकल टेम्पलेट पर सारे कंटेम्प्रेरी लीडर्स ने चलने का काम किया। मंडल कमीशन जो लागू हुआ, हम लोहिया पे बात कर रहे हैं, तो एक भूमिका उनकी इसलिए मैं मानता हूँ कि उन्होंने पिछड़ों की बात करनी शुरू की इस देश में, जिसकी वजह से आगे और भी आंदोलन सफल हुए। 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ, 7 अगस्त 1990 को, और भारत की राजनीति नई दिशा में चल पड़ी। ये जी, कह सकते हैं करवट, भारत राजनीति ने करवट बदल दिया। बिल्कुल बेशक। और आपको क्या लगता है कि मंडल मंडल आंदोलन इतने जल्दी खत्म हो चुका है? उसका जो प्रेशर था भारतीय समाज पर, वो खत्म हो चुका है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए उस समय मेरा ख्याल है कि किशन पटनायक जी ने ही कहा था कि भूमंडलीकरण की काट की ऊर्जा, या हम्म। नहीं कोठारी साहब ने, मैं थोड़ा रजनी कोठारी ने, कोठारी, हाँ। कि उसकी काट की, कोठारी साहब ने, हाँ। उसकी काट की ऊर्जा मंडल में है। हम्म। और गेल ऑमवेट कह रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुना, कि मंडल के बाद कोई बड़ा आंदोलन इस देश में उस तरह से नहीं हो पाया। हम्म। तो आप उस प्रभाव के क्षीण होने की एक बात देख रहे हैं, या एक आशंका है, या उसमें कुछ सच्चाई भी है। वह शायद इसलिए कि अ, समाज तो अपनी गति से बढ़ रहा है, और अंततः शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ही हम सबका उद्देश्य है। और हम किसी भी परिवर्तन के लिए जो पहल कर रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि जो जिस धड़े को ये लग रहा है कि जैसे ये हमारे खिलाफ कुछ, हमारे विशेषाधिकार नहीं, हम उनको भी टेबल पर बिठाना चाहते हैं, हम उनको उस विमर्श का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे संवाद में सम्मान पूर्वक आएं और शामिल हों। क्योंकि युवजन सभा जो था, समाजवादी पार्टी का जो यूथ विंग था, उसमें नेतृत्वकारी भूमिका में जो हम कह रहे हैं कि जो तथाकथित अगड़े सामाजिक समूह के नेता थे, उनको शामिल करते थे लोहिया, कि यह जब अपने मन में एक परिवर्तन लाएगा, अपने हृदय में परिवर्तन लाएगा, अपने परिवार को आश्वस्त करेगा कि नहीं ये रास्ता ठीक है देश को बनाने का, और हम सबको अपनी संकीर्णता को तजना चाहिए, तब शायद इसको हम टिकाऊ बना पाएंगे। और अगर हम एकदम खांचे बंदी करेंगे, तो शायद उसकी मियाद उस तरह से लंबी नहीं होगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जनेश्वर मिश्रा समाजवादी युवजन सभा में होते थे, मोहन सिंह जी होते थे, आप युवा जनता में देखिए शरद जी जैसे लोग होते थे, और बाद के दिनों में भी तमाम लोग। तो हम कह रहे हैं कि मंडल का नाम आप जो दे दें, लेकिन यह समता की लड़ाई जो एक बार आगे बढ़ी, वो पीछे तो अब नहीं जाएगी। और वो जी। लड़ाई
सिर्फ इसलिए है कि हर कोई सर उठा के चले, परिवर्तन की राजनीति हो, गरिमा और अवसर की समता नहीं। कभी कभी तो हमें लगता है कि अवसर नहीं, बल्कि उस अवसर की प्राप्ति के लिए संसाधन के मामले में भी समता हो, क्योंकि ये बंटवारा दरिद्रता का है नहीं, ये समृद्धि संपन्नता का का है। है, समृद्धि का है। जी। तो इसलिए मंडल के 30 वर्षों के बाद समाज की जो दिशा है, मैं समझता हूँ कि उसमें पहले से चेतना का कहीं ज़्यादा विस्तार हुआ है, और हम चुनावी नतीजों के लेंस से ही हमेशा इसको न देखें, क्योंकि विश्वविद्यालयों में वो पीढ़ी दाखिल हुई है। अगर साथ साथ ही जो वीपी सिंह जी का आपने जिक्र किया, वो अगर हो चुका होता कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में भी लागू हो गया होता। जैसे देखिए, दो काम बड़े हुए, और दोनों का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक सूबे में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी हैं, एक सूबे में मुलायम सिंह जी, दोनों स्टेट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको। जी। और केंद्र में वीपी सिंह जी के साथ मजबूती से खड़े हैं शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और मधु दंडवते साहब। और एसएम जोशी जी जो संसोपा के अध्यक्ष होते थे, गुजरने के पहले जब उनसे मिलने गए शरद जी, तो उन्होंने कहा मैं अब चैन से इस संसार से विदा ले सकूंगा, क्योंकि जिस तरह की चर्चा है कि जनता दल अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करने जा रहा है, इस मंडल कमीशन को जो धूल फांक रहा है, तो उससे एक मुझे उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। और अभी के वक्त में मैं ऐसा मानता हूँ कि जो दार्शनिक आधार दे रहे थे मंडल के पक्ष में शरद जी, और पूरे उत्तर भारत में घूम घूम के शरद जी के साथ रामविलास जी और उनके काफिले पर जिस तरह से पथराव हुआ, उसके विरोध में कमंडल रथ लेकर जैसे निकल रहे हैं आडवाणी जी, तो मुरहो से भी एक रथ निकला मंडल रथ के नाम से, और सारे राष्ट्रीय नेता वहाँ मौजूद थे, और लालू जी मौजूद हैं, सब लोग हैं। और उसका उसका उत्तर भारत की सामाजिक चेतना पर एक गहरा असर हुआ, और वह असर इंटरजेनरेशनल है। वहाँ से हम लोगों तक आई है, जो बातें हम सुन रहे हैं। वो और बात है कि वो कैसेट खो गया मकान बदलने के चलते चलते। मैं कह रहा हूँ, गांधी मैदान में जब अक्टूबर में रैली हुई, तो वीपी सिंह जी ने एक तकरीर की, उन्होंने कहा कि हमने तो वायदे के मुताबिक हमने तो आरक्षण को लागू कर दिया, अब पिछड़े लोग या तो अपनी तकदीर को बदल लें तदबीर से, या अपने भाग्य को कोसें। हम्म। हाँ, और जीवन भर उसमें कायम रहे। शरद जी कह रहे हैं कि हमने मंडल कमीशन को लागू करके न सिर्फ अवसरों में भागीदारी की है, हम्म। बल्कि हमने एक बड़ी आबादी की सुषुप्त चेतना और स्वाभिमान को भी झकझोरने का काम किया है। जो हाथ अकलियतों पर उठे उन्हें थाम लो, यह तुम्हारी लड़ाई में बहुत कारगर साबित होगा। और लालू जी कह रहे हैं कि अब चाहे जमीन आसमान में लटक जाए या आसमान जमीन पर गिर जाए, ये मंडल कमीशन लागू होके रहेगा। मतलब कि फैसला वहां हो गया है, कोर्ट में गया है। तो आज की तारीख में लड़ाई थोड़ी पेचीदा ज़रूर हो गई है, मगर मैं समझता हूँ कि उसको वापस नहीं धकेला जा सकता है। अब जी। वो पेट से निकल गया है बच्चा, अब प्रोग्रेस करेगा, जो जी। कह रहे हैं वो बिल्कुल। रोटेट होगा। हाँ। उसके बाद अति पिछड़ों की भागीदारी बढ़ेगी, फिर उस 10 वर्षों में जिनको नहीं मिले, फिर उनका वक्त आएगा। ये एक साइक्लिक ऑर्डर में, फैशन में चलता जी। रहेगा। समाजवादी पॉलिटिक्स पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि परिवारवादी पॉलिटिक्स है। इसमें परिवार के लोग ही राजनीति करते हैं, किसी का बाप पॉलिटिक्स में था तो उनका बेटा आएगा, पोता आएगा, ऐसी कहानियाँ कही जाती हैं और इनमें सच्चाई भी है। आपको क्या लगता है कि भारत की राजनीति में जो परिवारवाद है, वो सिर्फ समाजवादी राजनीति पर ही लगता है कि और राजनीति पर भी? अंतर क्या है दोनों में? परिवार के लोग तो हर जगह हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि एक वृहत समाजवादी परिवार हुँ। या एक वृहत राष्ट्रीय परिवार की परिकल्पना जब हम करते हैं, तो उसमें मूल्य क्या है। और यह तो एक वैश्विक परिघटना है। जो कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट है, वहाँ भी फिदेल कास्त्रो के भाई राउल कास्त्रो आ गए। और बात है कि उनका अपना परसिवरेंस रहा। हुँ। हमारे यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि प्रकाश करात की जो शरीके हयात हैं वृंदा करात, वो भी पोलित ब्यूरो में रही हैं, पार्लियामेंट में रही हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनी राजा जो है डी राजा जी की पत्नी, उनका कोई कम योगदान है, लेकिन वो हैं, उसकी महिला मोर्चा में वो नेतृत्वकारी भूमिका में रहीं। हुँ। तो हम ये कह रहे हैं कि ये पूरे साउथ एशियन मुल्कों में
चाहे वह भंडार नायके दंपति दोनों श्रीलंका में रहे, उनकी बेटी चंद्रिका कुमार तुंग वहाँ की राष्ट्रपति रहीं। हम्म, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे, उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो, चाहे उनके दामाद आसिफ अली जरदारी, चाहे उनके नाती बिलावल भुट्टो, ये सारे लोग रहे। चाहे हम नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, या और हम दूसरे परिवार को देखें तो शेख हसीना जो हैं वो शेख मुजीबुर रहमान की बिटिया हैं कि नहीं, और बेगम खालिदा जिया हैं, ताल्लुक़ है कि नहीं ज़ियाउर रहमान से। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई हमारे भारत की घटना है। हाँ, सिद्धांत रूप में यह ज़रूर है कि अगर कोई राजनैतिक परिवार का व्यक्ति है तो उसको थोड़ी जल्दी मौका मिलता है, और उसके लिए चुनाव लड़ना आसान होता है कि 25 साल में वो चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन अंततः जनता के बीच से स्वीकार्यता उनको हासिल करनी पड़ती है। ये लोग चुनाव हारते भी तो हैं। अगर हम सिर्फ 2 स्टेट का भी उदाहरण, ऐसे तो 300 परिवार ऐसे हैं भारत में जिन जो कहीं न कहीं परिवार हाँ, से आते हैं। ये सरदार पटेल साहब की बेटी भी रही हैं, और मैं कह रहा हूँ कि नेहरू जी के जीवित रहते हुए 5-6 साल पहले इंदिरा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी की चुनी गईं। आप जितने परिवार हैं वो सब, उसमें एक ही बात का हमको लगता है कि ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो मौके राजनीतिक परिवार के लोगों को मिलते हैं, दल में काम करने वाले बाकी लोगों को भी स्वाभाविक रूप से वो मौके मिलें, उनको पार्टी के अंदर ग्रो करने का उतना ही एक स्पेस रहे। तो इसमें कोई, अब जैसे मान लीजिए कि तेजस्वी जी ने तो कहा कि मैं सबसे पहले छोड़ दूंगा राजनीति, सारे पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग इस पर एक कंसेंसस बना लें। हम्म, लेकिन मैं कह रहा हूँ तब भी क्या यह ज्यादती नहीं है? अगर किन्हीं के अंदर एक रुझान है राजनीति और हम्म, सार्वजनिक जीवन में, जैसे इंदिरा जी के योगदान को हम कैसे कम कर दें, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रिवी पर्स को खत्म किया, हम्म? और बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में जिसका उदय हुआ है। यह ठीक बात है कि जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री थे, उनका बड़ा योगदान है, लेकिन इंदिरा जी ने तो इस देश के स्वाभिमान के साथ न्याय किया है। तो हमारा बस उतना ही है कि राजनैतिक परिवार के लोगों को थोड़ी सहूलियत होती है, लेकिन वो चुनाव हारते भी हैं। लालू जी भी चुनाव हारे, राबड़ी जी भी चुनाव हारी हैं, मीसा जी भी चुनाव हारी हैं। मुलायम सिंह जी के परिवार में क्या डिम्पल जी पहला चुनाव नहीं हारी हैं? हारी है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये धर्मेंद्र जी चुनाव नहीं हारे हैं। तो सब। ये स्थितियां तो बनती बिगड़ती हैं, और मूल बात वही है कि किसी के साथ भी एक रास्ता रोकने वाली प्रवृत्ति नहीं हो, सबको बढ़ने का समान अवसर मिले तो कोई उसमें दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं है। लालू जी की जो सेकुलरिज्म पर छवि है, हम्म। जो उनका स्टैंड वो बहुत क्लियर है। आप क्या सोचते हैं कि कोई लीडर ऐसे कैसे बन पाया होगा? वो एक समाज में रहने का जो एक अपना अनुभव है, और साथ साथ रहना, एक हम्म, साझा विरासत को देखना, हम्म, और जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास है हम्म, कि नहीं, इस देश को बनाने में सबका योगदान है। हम्म, यह देश अगर गांधी का है तो देश मौलाना आज़ाद का भी है। यह देश अगर नेहरू का है तो जाकिर हुसैन का भी है। हम्म, यह देश अगर मुलायम सिंह का है तो यह देश आज़म खान का भी है। यह देश अगर शरद यादव का है तो मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी है। हम्म, यह देश अगर तेजस्वी यादव का है तो तनवीर हसन का भी है। हम्म, तो मुझे लगता है कि ये इस बात का जिनको भान है, इस बात का जिनको एहसास है, और जो समाज में साथ साथ शाना बशाना रहते आए हैं, वो कभी भी सांप्रदायिकता की बुनियाद पर खड़ी किसी भी राजनीति को हमेशा खारिज करेंगे। और यही वजह है कि मंडल कमीशन के लगने के बाद जब आडवाणी जी निकले थे तो उनको अरेस्ट करने का काम उन्होंने किया। और इसलिए 23 अक्टूबर 1990 हो या एक सप्ताह के बाद 30 अक्टूबर 1990, ये दो दो जो तारीख है हम्म, वो बहुत अहम है। और एक दिन आडवाणी को गिरफ्तार किया जाता है बिहार में, और उस 30 अक्टूबर को नेताजी कार सेवकों पर बल प्रयोग करके उसको नियंत्रण में लाते हैं, और इस देश की जो एक 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 साझा विरासत है, एक मुश्तरका तहजीब है, उसको संजोने का काम करते हैं। और अकलियत का इस मुल्क की मिट्टी में जो भरोसा दरकाने की एक घिनौनी साजिश रची जाती है, उसको ये लोग, और इसलिए ऐसा इसलिए था कि एक जन्म का भी दर्द था इन सब के हम्म, पास। हम्म,
और ठीक है। यह कमिटमेंट इन दोनों नेताओं का इसलिए है कि कभी भी दक्षिणपंथी राजनीति के साथ इन्होंने दोनों ने हाथ नहीं मिलाया। इनके कुछ समकालीन साथी जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे राष्ट्रीय जीवन में, वो चाहे जिस भी परिस्थिति में उधर गए उनके कदम लड़खड़ाए, लेकिन इन दो नेताओं का तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड क्रेडेंशियल रहा है। और इसलिए इतिहास इनके प्रति एक दूसरे किस्म की उदारता बरतेगा और इनका समग्रता में मूल्यांकन करेगा, क्योंकि इनको कभी भी ये डर ही नहीं था दोनों नेताओं को कि हम अगर मुसलमानों के हक में खड़े होंगे या उनके ऊपर जुल्मत के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा। नहीं, हिंदू मुसलमान के नज़रिए से इन्होंने कभी अपनी राजनीति को डिफाइन नहीं किया। इन्होंने इंसानों की नज़र से सबको बराबर ट्रीट किया और इसीलिए दोनों धर्मों को मानने वालों, बल्कि क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करने वाले, चाहे वो सिख धर्म के हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, सबका यकीन इन लोगों की लीडरशिप और इन लोगों की पॉलिटिक्स में रहा। और ये विरले होता है, और ये तभी होता है जब आप धर्मांध नहीं होने देते हैं। धार्मिक सद्भाव के प्रतीक हैं, सामाजिक सद्भाव के प्रतीक हैं ये दोनों नेता। और इसलिए हर मजहब के लोगों का इनमें एक नैसर्गिक यकीन रहा है। ठीक है। जैसे आप ये बात जब कह रहे हैं कि अ, जब ये बात कह रहे हैं आप, तो मुझे शरद जी की याद आ रही है, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं। उनका भी भारत की राजनीति में मंडल आंदोलन में बेशक। एक बड़ा योगदान है, और उन्हें मंडल मसीहा के रूप में लोग जानते भी हैं। जी। पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शरद यादव को लोगों ने उस तरह से याद नहीं रखा है। आप उनके बहुत करीबी रहे हैं, आपका उनसे जुड़ाव रहा है। आप आप शरद जी के बारे में क्या सोचते हैं? अब देखिए, ये शरद जी एक संग्रामी व्यक्ति रहे हुँ, और अनवरत युद्धरत हुँ, स्थिति में जो एक व्यक्ति होता है, एक नेता होता है, और शरद जी जीते थे इन मूल्यों को। और नीति की जितनी बारीक समझ उनको थी, विरले देखने को मिलती है। और मैं तो कहता हूँ कि उनमें जयप्रकाश की निर्मलता, लोहिया की प्रखरता और कबीर का फक्कड़पन था। ठीक है। और एक बेदाग जीवन उन्होंने जिया और संसद को अपनी उर्वर बहसों से उन्होंने हमेशा जीवंत रखा। देश दुनिया के तमाम मसाइल पर उनके जो अ, तर्कपूर्ण भाषण रहे हैं, पब्लिक मीटिंग में भी, पार्लियामेंट में भी, लोग उनके मुरीद रहे हैं। और स्वयं लालू जी ने उनसे जब मुलाकात की थी 2021 में, तो एक बयान उन्होंने दिया कि संसद शरद भाई के बगैर सूना सूना लगता है। अ, जयप्रकाश जी के द्वारा लड़ाए गए वो पहले जनता प्रत्याशी थे जिसका चुनाव चिन्ह हलधर किसान था, जो बाद में जनता पार्टी का सिंबल बना। और दादा धर्माधिकारी के मशवरे पर वो लड़ाए गए। मीसा में 2 बार वो जेल गए और वर्षों जनता के सवाल पर उन्होंने उद्वेलित आंदोलित आंदोलित रखा, सड़कों को भी। और जब सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार साहब आए थे भारत, तो उनका भी अभिनंदन बतौर छात्र नेता उन्होंने किया। इस देश में 2 ही नेता हुए जिन्होंने संसद के कार्यकाल को 5 साल से, लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ा के 6 साल जब किया गया इंदिरा जी के द्वारा, हुँ, तो उस निर्णय के विरुद्ध इस्तीफा दिया था। एक मधुलिमय साहब, दूसरे शरद यादव जी। जी। और बाकी सारे नेताओं ने, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी, कहा कि मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन मैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ। अरे! तो ये एक पहली बार के सांसद, सबको मतलब कई तरह के लोभ लालच, लेकिन कभी नहीं। हुँ, 3 3 बार इस्तीफा हुआ, मतलब 3 3 बार उनकी सदस्यता गई। हवाला कांड में भी उन्होंने कहा कि हाँ, कोई आया था जैन देने के लिए, और पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और हमने लिया, और इसको मैं कबूल करता हूँ। और बिना अपने अध्यक्ष SR बोम्मई साहब को बताए हुए, तो बाद में बोम्मई साहब को भी देना पड़ा, नैतिकता के आधार पर, कि मतलब हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर ये लिया है तो हम बतौर अध्यक्ष मुझे भी उस पद पर नहीं रहना चाहिए। और तो ये एक शरद जी को मैं समझता हूँ 3 कामों के लिए यह देश बहुत कृतज्ञता पूर्वक याद करेगा। और ऐसा नहीं है कि लोग उनको बिसरा रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, शरद जी की प्रासंगिकता उतनी ही बढ़ती जाएगी। आज आप देख लीजिए,
पार्लियामेंट में जिस तरह से उनकी कमी खलती है। क्योंकि देखिए इस देश में तार्किकता को बहुत ऊपर रखा गया है, और इस देश क्या कभी भी रिपब्लिक डेमोक्रेसी जहाँ कहीं भी है, गणतंत्र जनतंत्र, आपको अपनी बात से आश्वस्त करना पड़ता है लॉजिकली, रैशनैलिटी के साथ। और उसी तरह से पार्लियामेंट को भी आपको एक एक सर्वसम्मति, एक कंसेंसस आपको बनाना पड़ता है। और शरद जी इसमें माहिर थे, और अनेक बार उन्होंने फ्लोर को मैनेज किया। और जब मंडल कमीशन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उस नोटिफिकेशन को लगने के बाद एक तो शर्त रखी कि भाई 9 अगस्त को रैली होने वाली है। वीपी सिंह जी 15 अगस्त को लागू करना चाहते थे, लाल किले से उसकी घोषणा, और कहते 9 अगस्त को ताऊ देवीलाल जी की रैली है, और आप अगर उसके पहले 9 के पहले नहीं लगाते हैं तो हमको मजबूरन उनके साथ अपनी पुरानी यारी निभानी पड़ेगी। और वीपी सिंह जी का भी मन बहुत साफ था, उन्होंने किया, और जीवन भर उस फैसले के साथ वो खड़े रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि शरद यादव जी को कब कहाँ क्या स्टेप लेना है इसकी बहुत ज़बरदस्त समझ थी। और इसीलिए जब महिला आरक्षण में कोटे के बगैर, एक तो वाजपेयी जी ने उसको लाया था, सिविल सोसाइटी की महिलाओं को उन्होंने कमिट कर दिया। उनको जब उन्होंने समझाया तो देवगौड़ा जी को लगना ये तो सही बात है, इसके ज़रिए होगा ये कि जहाँ से जो लोग जीत के आ रहे हैं उनकी सीट को ख़त्म करेंगे। और बिना, शरद जी ने तो कहा कि आप 33 क्यों, 50% इसको कर दो, लेकिन उसमें इन वर्गों की महिलाओं को भी शामिल कीजिए। क्या अंतर है सुषमा स्वराज में और मुरली मनोहर जोशी में? अंतर है, महिलाएं ज़्यादा शोषित हैं, लेकिन उनमें भी सबसे शोषित महिलाओं का ख्याल आप रखेंगे कि नहीं? तो उन्होंने आई के गुजराल साहब आए, और उसमें पी ए संगमा साहब स्पीकर थे, और बिना बहस के, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को कंसिडरेशन के लिए मूव किया जा रहा है, और उसमें नीतीश जी हैं, उसमें अली अशरफ फातमी जी हैं, वो सब बीसों बार बोल रहे हैं कि हमको बोलने का मौका दिया जाए, 5 मिनट के लिए अलाउ किया, लेकिन फिर भी बिना उन लोगों से बुलवाए हुए सीधे गुजराल साहब को बुला लिया। तो कुल मिला के उस इशू पर गुजराल साहब लालू प्रसाद जी की पसंद थे, देवगौड़ा जी के साथ उनके जिस तरह के मतांतर हुए, लेकिन गुजराल साहब ने लालू जी को भी, यानी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अंधेरे में रखा, और अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अंधेरे में रखा, और ये सारे लोगों के सुर मिल गए, बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट के साथ ही, और लगा कि आनंद फानन में इसको कर देना है। लेकिन वो 3.5 मिनट 75 साल की जिंदगी जीने वाले शरद जी के जीवन के, उसने भारतीय राष्ट्रीय राजनैतिक जीवन में एक अहम योगदान दिया है, और वो रुक गया, और 27 वर्षों तक रुका रहा, जब तक शरद जी इस धरती पर जीवित रहे। तीसरा काम, कास्ट, अच्छा उसी में जब अपने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दें और कह रहे हैं कि एक एक को बेनकाब किया जाएगा, और ये आप क्या मजाक बना रहे, कहा। तो बाद में जब दोबारा हाउस ऑर्डर में आया है, तो एक तरफ तो रौद्र रूप है, दूसरी तरफ कबीराई है, और जितने उस समय हाउस में पक्ष में थे उससे ज़्यादा एमपी को अपने पक्ष में कर लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि एक नेता का जो अपना आभा मंडल है, अपना तप है, अपना संयम है, अपनी पूरी जो एक जीवन की एक सदाकत है, उसके बूते शरद जी चीज़ों को दिल्ली में दो दो बार भारत बंद कराया। तो ये सब उनका योगदान है, और मैं उनको बहुत मोहब्बत और बहुत अकीदत से याद करता हूँ। और मेरा ख्याल है कि शरद जी ने न्यूनतम लिया और इस देश को अधिकतम दिया। अनेक नहीं कहूँ तो कई सूबों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में अपनी एक भूमिका निभाई है, लीडर अपोजिशन बनाने में एक भूमिका निभाई है, और हमेशा एक ऐसी पार्टी जिस पर पूंजी का दबाव उस तरह से नहीं रहे, नहीं तो किंग महिंद्रा को बिठाए बैठे रहना पड़ा, और जयंत जैसे एक हमारे जैसे अपने आदमी को बुला के पहले उन्होंने बात की। तो ये सब उनको मजा आता था, एक संवादी व्यक्ति थे, और दिल्ली की राजनीति में शोभते थे, बुद्धिजीवियों के साथ, अध्यापकों के साथ, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, शिक्षकों, युवजन, सबके साथ उनका बहुत आत्मीय किस्म का रिश्ता था। तो ये उनकी एक बहुत खूबसूरत बात थी। जब उनकी बात हम कर रहे हैं तो एक उनके ही समकालीन राजनीति में कुछ लोग, जिनको बात के दिनों में कहना ये लोगों ने शुरू कर दिया कि भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं, जिधर सरकार जाती है उधर रामविलास जी चले जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि 80 के दशक में, 90 के दशक में रामविलास जी ऐसे व्यक्ति थे कि मंडल कमीशन लागू करवाने में उनका भी उतना ही योगदान है। बेशक बेशक। सड़क से लेके हर जगह तक देखेंगे कि रामविलास जी बोल रहे हैं, संसद में भी बोल रहे हैं। रामविलास जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बीजेपी के साथ चले गए और फिर वापस नहीं लौटे?
एक बार लौटे थे, फिर दोबारा चले गए। दोबारा हाँ जाना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। हाँ। लेकिन रामविलास जी संसोपा के टिकट पर 1969 में पहली बार विधायक बने। हम्म। यानी उनका संसदीय मतलब विधायी जीवन शरद जी और लालू जी से पहले शुरू हुआ। हाँ। शरद जी 74 में पहली बार एमपी बने, वो 69 में, यानी कि 5 साल कम से कम मैं कहूँगा कि सीनियर इस मामले में। और दूसरा कि वो जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट नहीं थे उस वक्त। ज़रूर उन जयप्रकाश जी ने एक चिट्ठी लिखी कि मैं नहीं जानता कि हाजीपुर से जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, लेकिन जयप्रकाश का उम्मीदवार रामविलास पासवान। उनमें रामसुंदर जी को टिकट मिल गया था। वहाँ से रामसुंदर जी मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कर्पूरी जी को की सरकार गिरा के जो जनसंख्या ने रामसुंदर जी के साथ वो किए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लोग 2-4 वर्षों में अगर चुनावी राजनीति पर कुछ उनको में फ़ायदा नहीं दिखता है तो स्टेंट में एक फ्लक्चुएशन हम देखते हैं। लेकिन रामविलास जी ने 1969 से लेकर और अप्रैल 1999 तक सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस की राजनीति की। 20 सालों तक। 30 वर्षों तक, 30 वर्षों 69 तक। से लेकर 99 हाँ, तक। 69 से। हाँ जी। और उस 30 वर्षों की राजनीति के लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान है। हम्म। और जब वो एनडीए में गए हैं तो 1999 से लेकर 2002, 3 वर्षों में उनको समझ में आ गया कि ये तो कैसी जगह हम आ गए। हम्म। और फिर 4 का चुनाव, बल्कि 2 में ही इस्तीफा दे दिया गुजरात दंगे के बाद। और फिर उसके बाद वो लगातार इस तरफ की बात कर रहे हैं। और 4 में तो चुनाव साथ में लड़ा, यूपीए में मिनिस्टर हुए। हाँ, फिर राज्यसभा लोकसभा हार गए बिल्कुल अनपेक्षित ढंग से। 2009 में फिर राज्यसभा भेजे गए हैं लालू प्रसाद जी के सहयोग से, हमारी पार्टी के सहयोग से। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वह महत्वपूर्ण है कि 1980 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, शरद जी भी हार गए हैं जबलपुर से। 1980 का चुनाव लालू प्रसाद जी भी हार गए हैं छपरा से। उस समय पार्लियामेंट में रामविलास जी हैं। हम्म। और 1982 के अगस्त में मंडल कमीशन पर बहस इनिशिएट ही रामविलास जी ने कराया है। बहुत ही बेहतरीन भाषण है उनका। हाँ, वो ऐतिहासिक है। हम्म। और उस समय एक दर्शन के साथ, और वो लोक दल के उपनेता भी हैं उस वक्त, चौधरी साहब नेता हैं। और जितनी सुंदर बातें, जितनी तार्किक बातें और जितना कुछ मैथोलॉजिकल जो टेक्स्ट है उसको भी वो रेफर कर रहे हैं। और उस आधार पर वो कह रहे हैं कि किस तरह का शोषण है। तो जैसे अनटचेबिलिटी एक आधार है दलितों को रिजर्वेशन देने का, जैसे हिस्टोरिकल एलियनेशन है आधार आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का, वैसे सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड पिछड़ों का। और बहुत ही धारदार बहस करते हैं। न्याय चक्र एक पत्रिका निकालते थे, दलित सेना उन्होंने खड़ा किया। और जो साउथ में दलितों की हत्या हुई, और उसके पहले बेलछी में जो हुआ, पहली बार के एमपी, उनकी अपनी पार्टी की सरकार है, चौधरी साहब गृह मंत्री हैं। और वो कह रहे हैं कि यहाँ हम उन दलितों की जो हड्डियां हैं उसको हम पार्लियामेंट में ले करना चाहते हैं, टेबल करना चाहते हैं। अब पूरी लोकसभा सन्न है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब शंकराचार्य के साथ बहस, शंकराचार्य ने मना कर दिया आचार्य रजनीश के साथ बहस करने से, वो बिहार आए हुए थे। और रजनीश जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे, प्राध्यापक थे। तो केस कर दिया शिवानंद तिवारी जी ने शंकराचार्य के खिलाफ। उस केस में एक गवाह रामविलास जी भी थे। तो जब हम उस दौर के रामविलास जी को देख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने राजनीति शुरू की, इन अडवाणी जी में और भिंडरावाले में क्या अंतर है, इन्होंने राजनीति की स्वर्ण मंदिर से और ये राजनीति करना शुरू करे मंदिर से। और पकड़ पकड़ के सबको साधु को लाया जा रहा है पार्लियामेंट में, जैसे कि ठकुरबाड़ी बनाया जा रहा हो। तो भाई ये यहाँ पार्लियामेंट में गरीब गुरबों के लिए कानून बनेगा कि यहाँ पर घड़ी घंटू लाया जाएगा। एक वो रामविलास जी हैं। एक रामविलास जी हैं जो गुजरात दंगे के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं। और एक रामविलास जी आखिरी दिनों में हमको दिखाई पड़ रहे हैं कि पुत्र के मशवरे पर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो उसके बाद रामविलास जी रह नहीं गए। मोदी एरा में जो वो मिनिस्टर हुए हैं 2 बार, उसमें वो कुछ कर नहीं पाए। और जब यूपीए में मिनिस्टर हैं तो जीवन रक्षक दवाओं की कीमत कितनी होनी चाहिए, इसके लिए वो कई दवाओं की, कैंसर जैसे असाध्य रोग में दवाओं की कीमत के बारे में वो तर्क दे रहे हैं कि जिसकी लागत 40 रुपये है उसकी कीमत 1000 में कैसे हो सकती है।
लेकिन कमलनाथ जी जैसे लोग जो उस समय मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको अटका दिया। लेकिन रामविलास जी की सोच बाय एंड लार्ज हमेशा प्रो पुअर रही है, और उनमें एक वेदना जो उन्होंने झेला। तो मैं कह रहा था कि जो उनकी वो कोई अपनी जाति के नेता नहीं, उत्तर भारत के नेता नहीं। जब वो हार गए हैं 84 में, इंदिरा जी की डेथ के बाद जो चुनाव हुआ है, तो चौधरी साहब को लगा कि इस आदमी का होना तो जरूरी है। वैसे ही जैसे 80 में हार गए शरद जी, तो उनको राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से जाके लड़ा दिया। और शरद जी का उसमें मुलायम सिंह जी का भाषण हमको, वह है एक छोटा सा क्लिप। और ये कह रहे हैं शरद जी कि मैं उन लोगों का नुमाइंदा हूँ जिनकी माँ इस देश की प्रधानमंत्री नहीं है। और रामविलास जी को कहाँ से, बिजनौर से चुनाव लड़ाया है, पश्चिमी यूपी से, और मात्र 5,000 से हारे हैं। जीती कौन है? मीरा कुमार जी। और जब फिर फिर बाई इलेक्शन हरिद्वार से लड़ा है उन्होंने। तो बताइए, एक फड़किया के आदमी को लाखे। हम सिर्फ इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास चौधरी साहब जैसे नेता थे, जो सर छोटू राम की परंपरा, रहबरे आजम की परंपरा, हमारे पास देवीलाल जी की तरह के आदमी थे, जिनके बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी शरद जी जैसे लोग थे। शरद जी के साथ एक सुविधा ये हुई, या रामविलास जी के साथ, कि शरद जी को जयप्रकाश जी का सानिध्य मिला, शरद जी को चौधरी साहब का सानिध्य मिला, मधुलिमय साहब का सानिध्य मिला, देवीलाल जी का सानिध्य। और शरद जी इस देश के सिर्फ 5 उन विरले नेताओं में शुमार हैं जो 3 अलग अलग राज्यों से चुनकर लोकसभा पहुंचे। शरद जी पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार, फिर 1 बार बदायूं से, और फिर 4 बार मधेपुरा से, 91, 96, 99 और 2009। तो मैं कह रहा हूँ ये स्वीकार्यता तो रही। और शरद जी और रामविलास जी ये स्टेट पॉलिटिक्स में इन कभी इंडल्ज नहीं हुए, हमेशा सेंटर की पॉलिटिक्स करते रहे। रामविलास पासवान जी के जो बेटे हैं, हम्म। वो क्या उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं? अ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक क्या बात है जो उनकी पार्टी लोजपा है, कि 5-6% टोटली ट्रांसफरेबल वोट है, कुछ तो है उस पार्टी में। जो पासवान जाति का वोट है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नीतीश जी ने उसमें एक शरारत की कि रामविलास जी को अपनी जाति का नेता बना के छोड़ दिया। जो रामविलास जी सिर्फ उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत में भी जाते थे, और उनका दलित सेना इतना सक्रिय था कि आंध्रा में ही किसी जगह पर एक दलितों की का एक तरह से समझिए कि बड़े पैमाने पर संहार। और ये लोग आर वेंकट रमन से मिलने गए, राष्ट्रपति से, और 100 कुछ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल उनको इंतजार कराया वेंकट रमन ने। और रामविलास जी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैंने तय किया कि अब इस राष्ट्रपति भवन में तब तक कदम नहीं रखूंगा जब तक इस राष्ट्रपति भवन में किसी दलित को नहीं बिठा दिया जाता। और उसके ठीक बाद, राष्ट्रपति भवन तो नहीं, लेकिन के आर नारायणन साहब को उस घटना के बाद उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला। और जब हम लोगों की सरकार बनी है यूनाइटेड फ्रंट की, तो के आर नारायणन साहब राष्ट्रपति भी बने। वो अपने आप में एक ऐसी अद्भुत सरकार है। एक तो जनता दल ने पहला मुसलमान को, एकमात्र मुसलमान गृह मंत्री जो बने वो जनता दल सरकार में, मुफ्ती मोहम्मद सैद। और 96 में यूनाइटेड फ्रंट जब बना है, तो उसमें समझिए कि पी ए संगमा आदिवासी हैं, स्पीकर हैं, के आर नारायणन साहब राष्ट्रपति हैं, देवेगौड़ा जी पिछड़े समाज से आने वाले किसान पुत्र, वो प्रधानमंत्री हैं, मुलायम सिंह जी पिछड़े समाज के व्यक्ति, वो रक्षा मंत्री हैं, रामविलास जी दलित समाज के व्यक्ति, वो रेल मंत्री भी हैं, शुरू में संसदीय कार्य मंत्री भी थे कुछ दिन, और वो नेता सदन हैं, क्योंकि ये सब लोकसभा से जीते हुए नहीं थे, देवेगौड़ा जी भी नहीं और गुजराल साहब भी। तो मैं कह रहा हूँ कि उसी में सैफुद्दीन सोज से लेके तस्लीमुद्दीन साहब गृह राज्य मंत्री हैं, कांति सिंह पिछड़े समाज की महिला, वो स्वतंत्र प्रभार की मंत्री हैं, बेनी प्रसाद वर्मा जी कुर्मी जाति से आने वाले, वो स्टील मिनिस्टर हैं। कुल मिला के वो बड़ा ही समावेशी एक चेहरा मंत्रिमंडल का हमको दिखाई पड़ता है। आप जो कह रहे हैं कि ये इतना किसी भी व्यक्ति ने अपने परिवार में ऐसा ऐसा नहीं आपको दिया है, एक सामाजिक समूह का समर्थन जो पूरी तरह से आप जिधर जाएंगे उधर जाएंगे। लेकिन चिराग जी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर मौन धारण करते हैं। जैसे अभी नालंदा जिले के एक ब्लॉक में 100 से ज़्यादा दलित परिवार जो पासवान हैं, एक जाति के, उनका घर उजाड़ दिया गया, जबकि सरकार की स्वीकृत नीति है कि जब तक आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं उनके पुनर्वास की, आप नहीं उजाड़ सकते। तो ये सब एक कमी हमको चिराग जी में दिखाई पड़ती है। जी। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की राजनीति, जो लालू जी के बेटे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस बार वो चुनाव बहुत बुरी तरह हार गए हैं,
अब कुछ लोग बोलते हैं कि वोट का परसेंटेज तो ठीक है, चुनाव हार गए तो क्या हुआ? आपको नहीं लगता है कि जो तेजस्वी यादव 2022 में थे, हम्म। और उसके पहले भी जब 20 में वो चुनाव लड़े थे बहुत मजबूती के साथ, उस उन तेजस्वी में और अब की बार के तेजस्वी में कोई अंतर आपको दिखाई देता है? देखिए, तेजस्वी जी को एक निरंतरता में देखा जाना चाहिए। मतलब लालू जी से तेजस्वी जी तक जो हमारे दल हुँ, की यात्रा है उसमें कंटिन्यूटी है। हुँ, और तेजस्वी जी राजनीति में एक बहुत ही मुहज़्ज़ब शख्स हैं। हुँ, तेजस्वी जी राजनीति में गरिमा और मर्यादा का नाम है। तेजस्वी जी वचनबद्धता का नाम है। तेजस्वी यादव उस परंपरा के व्यक्ति हैं जहाँ कहते हैं कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई। हुँ, मतलब हम जो घोषणा पत्र में वादा करेंगे हुँ, उसको पूरा करने के लिए हम एक तरह से उत्तरदायी हैं और लोग हमारा उस आधार पर मूल्यांकन करें। तो इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि चुनावी नतीजे इस बार के ज़रूर हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन तेजस्वी जी के कन्विक्शन में, उनके विज़न में, समाज को लेकर जो उनका अपना एक नज़रिया है, उसमें कहीं कोई प्रतिबद्धता में कमी नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि 38% वोट जो हमारे अलायंस को मिला है वो एक बड़ा समर्थन है। तो हम तो एक एक मताधिकारी के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये तेजस्वी जी के सत्प्रयासों का ही नतीजा था। लालू प्रसाद जी इस व्यवस्थावादी जो एक धारा है उसके शिकार हो गए, वो जेल में थे। लेकिन हमारी पार्टी इस देश की पहली पार्टी है जिसने सांगठनिक चुनावों में अति पिछड़ों को और दलितों आदिवासियों के लिए कुल 45% सीटें आरक्षित की। और इस सिर्फ इसलिए कि हर सामाजिक समूह के अंदर से एक नेतृत्व को हम उभार सकें। और ये जो A to Z पॉलिटिक्स तेजस्वी जी ने कहा कि हम करना चाहते हैं, ये वो लालू जी की तरफ से आ रहा है या समाजवादी धड़े की तरफ से आ रहा है, जहाँ सर्वसमावेशी एक हम समाज बनाना चाहते हैं। और लालू प्रसाद जी के मंत्रिमंडल में भी आप देखेंगे तो 28 अगड़े में 18 को उन्होंने मंत्री बनाया। 31 अति पिछड़े पिछड़े में 63 पिछड़े अति पिछड़े में उन्होंने 31 को मंत्री बनाया। और 12 मुसलमान में 8 को बनाया। 2 आदिवासी जीत के दोनों को बनाया। मैंने जनता दल के कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, सिख को भी बनाया। और हमेशा प्रदेश अध्यक्ष जो हम लोगों के अब तक के रहे हैं, लालू जी मुख्य रोल में रहें या तेजस्वी जी रहें, आप देखेंगे कि पहले जो 3 अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से हैं। चाहे वो कमल पासवान हो, चाहे पीताम्बर पासवान हो, चाहे उदय नारायण चौधरी जी हों। उसके बाद वैश्य समाज के 3 टर्म लगातार, रामचंद्रपुर, नहीं उनके पहले अकलियत समाज के अब्दुल बारी सिद्दीकी जी 2 टर्म 6 साल के लिए। और उसके बाद फिर 9 साल के लिए 3 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए वैश्य समाज के रामचंद्र पूर्वे जी हों। और या उसके बाद अगड़े समाज के जगदानंद सिंह जी हों। या फिर बिहार में अब तक किसी अति पिछड़े को किसी मुख्य धारा के दल ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया तो मंगनी लाल मंडल जी हों। ये सब कुछ मैं समझता हूँ कि राजनीति अपनी स्वायत्तता जो धीरे धीरे खोती जा रही है उसको रोका जा सके, इसलिए इस विजन के साथ तेजस्वी जी बढ़ रहे हैं। और आप इस बात के गवाह हैं, 22 का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या अंतर है। नहीं, 20 में तो पूरी तरह से, 19 में ज़रूर हमारी हार हुई, लेकिन 15 में तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने, बहुत सारे फैसले ऐसे लिए। मिसाल के तौर पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में PW, उन्होंने कहा कोई फाइल जो है टेंडर की, EOT की, कॉस्ट वेरिएशन की, वो मिनिस्टर के पास नहीं जाएगी, टोटल ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन करेंगे। या वो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के कल्याण का जो विभाग है उसके मंत्री थे, जो राबड़ी जी ने अति पिछड़े समुदाय की लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय हर कमिश्नरी में खोलने का निर्णय लिया था, जो एक बहुत बड़ा फैसला था। ठीक वैसे ही इस बात को जोड़ दूं, जब मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने आवासीय प्रबंध किया पढ़ने लिखने के लिए, तो ये कहा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत सारे मिनिस्टर्स की तरफ से कि यहाँ तो ISI के एजेंट पलते हैं। लेकिन जरा भी प्रभावित नहीं हुए इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ, और वो जारी रहा। तेजस्वी जी ने उसमें और सुधार किया। और अभी जो हमारी सरकार रही 17 महीने की, उसमें 4 लाख लोगों को अस्थायी नौकरी दिया। ठोस
पक्की लालूवादी मॉडल की नौकरी और उसके इतर स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, आईटी पॉलिसी लेकर हम आए। शिक्षकों का बड़े पैमाने पर हमने नियुक्ति की, और जो लालू जी के समय में बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली हुई, गुणवत्ता को कायम रखा, 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई। फिर जो है 1300 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की, फिर 1050 राबड़ी जी के समय। इन सब चीज को हम एक निरंतरता में जारी रखना चाहते हैं, और इसीलिए हम समझते हैं कि तेजस्वी जी की 2020 में जब हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे, तो लोगों की एक स्वाभाविक उम्मीद उनके साथ जुड़ती चली गई और उस पर वो खड़े उतरे। अभी इस डिबेकल के बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि एक अदृश्य शक्ति कहीं न कहीं जो काम कर रही है, और जो चुनाव आयोग जैसी संस्था की स्वायत्तता को बिल्कुल बट्टा लगा, और जिस तरह से बीच चुनाव में पैसे बांटे गए, 10,000 रुपये जो सीट मनी, और उससे बकरी से भी खरीदाती नहीं, और अभी 2 लाख रुपये देने की बात नहीं हुई। जाति आधारित गणना के बाद 1,94,000 परिवार बिहार में ऐसे सामने आए, उसके आंकड़े जिनकी मासिक आय 6,000 से भी कम है, उनको 2 लाख रुपये देने का फैसला था। उस पर कोई 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 उस पर सुनवाई नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। तो तेजस्वी जी अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं सरकार को, और एक ही बात मुझे उसमें कहनी है कि हम लोग अपना भी मूल्यांकन कर रहे हैं कि आंतरिक रूप से हमारी क्या कमजोरियां रही, क्या हम एक नैरेटिव उस तरह से दे पाने में और लोगों को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर रहे, क्या हमारे सारे वायदे लोगों तक नहीं पहुंच पाए। ये इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द हमारा अपना एक पार्टी फोरम पर जो मंथन होता है वो तो हो ही रहा है, और हमारी पार्टी में यह स्पेस है कि एक आलोचनात्मक दृष्टि, जिसमें कि हम इस बात के हिमायती हैं, और हमने कई जगह कहा है कि जो संपर्क है, सीधा संपर्क, संवाद, सीधा संवाद और समन्वय, इसके ज़रिए हम जब कार्यकर्ताओं की अपनी जो एक बखत होती थी, उनकी जो स्वायत्तता होती थी, उनको हम पुनर्स्थापित कर लेंगे। तो ये जो अरवे सर्वे टाइप का जो चल रहा है, और जिसके आंकड़े बाहर लीक हो जा रहे हैं, जो मैनिपुलेट हो रहे हैं, जो गलत फीडबैक दिए जाते हैं, और जो अर्जित लोकतंत्र को एक प्रबंधित लोकतंत्र में तब्दील करने का एक तमाशा दुनिया भर में चल रहा है, और जिसकी शिकार अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उससे अगर हम बचा ले गए तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुस्तकबिल रोशन है, और अगले 40 वर्षों तक बिहार ही नहीं देश की राजनीति में मैं समझता हूं कि तेजस्वी जी की प्रासंगिकता हमेशा बरकरार रहेगी। एक ही बात जो मुझे इस नतीजे को लेकर याद आती है और बहुत मुफीद है, वो राजेश रेड्डी जी का एक शेर है कि जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में कुछ लोग हार जाते हैं हारे बगैर भी। तो हम हारे बगैर हारे हैं, और कुछ लोग जीते बगैर जीते हैं, जी। तो इसलिए उसका जश्न भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। और तेजस्वी जी ने कहा पार्टी की मीटिंग में कि हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, हमारा समय थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, और जी। उस कमज़ोर समय को बहुत सामूहिक प्रयास के साथ हम लोग ठीक करेंगे। जैन जी, अंतिम सवाल। जी। समाजवादी राजनीति का कोई भविष्य है इस देश में? सिर्फ और सिर्फ समाजवादी राजनीति का ही भविष्य है, और समाजवादी राजनीति से मेरा मतलब है कि वह सामूहिक मुक्ति चाहती है, उसमें व्यक्ति केंद्रित या वैयक्तिक मुक्ति में कोई इमेंसिपेशन नहीं है, हम्म, कोई लिबरेशन नहीं है। हम्म, और आप जान रहे हैं कि यह कोई डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाने की पैरोकारी ये अश्लील किस्म की पूंजीवादी व्यवस्था नहीं करती है। ये एक कंज्यूमर सिटीजनशिप की तरफ चाहती है बढ़ाना, ये उपभोक्ता में बदलना चाहती है नागरिकों को। और ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसे संभव ही नहीं है कि जिनका जो पृष्ठली क्लास रहा है, जिनका काम ज्ञान के क्षेत्र में रहा, जो उपदेश देते थे, जो शास्त्र लिखते थे, जो संहिता बनाते थे, वो लोग व्यापार के क्षेत्र में भी इस तरह से चले गए। 2013 की रिपोर्ट है कि 10,000 बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है उद्योग धंधे को संचालित, नियंत्रित और एक तरह से प्रभावित करने वाला, उसमें 10,000 में 9200 सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और बनिया कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये बगैर जाति के, संस्कृति की, पूंजी के संभव
नहीं हो सकता था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मंज़र बदलेगा, और वो बदलेगा कैसे? वो बदलेगा बहुत सब्र, बहुत संयम, और दिल जीतने की जो एक राजनीति है जो नेताजी करते थे। संबंधवाद के आधार पर भी समाजवाद को आगे बढ़ाते थे, और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हमेशा डिबेट, डायलॉग, डेलिबरेशन, डिसेंट की गुंजाइश, उसका स्पेस, एक जमहूरी ठाव ठाव ठिकाने बचे रहने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, जैसे उत्तर प्रदेश में 37 सांसदों की पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे एक उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, नेताजी को भी इतना बड़ा जन समर्थन नहीं मिला था, तो हमको उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी से भी उम्मीदें हैं, हमको तेजस्वी जी से भी उम्मीदें हैं, और इस देश के लोग चाहते हैं कि चाहे स्टालिन साहब, पूरे भारत की विपक्ष की राजनीति के सबसे प्रभावी स्वर वो हैं जो बहुत संजीदे, जो बहुत नफीस हैं, बहुत ज़हीन हैं, और लाउड कल्चर के लोग नहीं हैं। दुर्भाग्य से लीडर की जगह लाउड स्पीकर जब बढ़ने लगते हैं तो समाज कहीं ना कहीं पीछे जाता है। जी हमको अगर आगे ले जाना है तो हमको निश्चित तौर पर एहसास के स्तर पर राजनीति को एक एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। उसमें बहुत हो हल्ला, शोर शराबे के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जी, बहुत शुक्रिया जैन जी। टॉक विद परमिंदर में मेरे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैन जिज्ञासु थे, और आप सब ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना। 2 घंटे का पॉडकास्ट है, और उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सलीके से बातचीत हुई है, और बहुत ना कोई इसमें चिल्लाने की आवाज़ आपको सुनाई देगी, ना कुछ इस तरह की चीज़ होगी जो कई बार चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं। बहुत व्यवस्थित बातचीत हुई है। जैन जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने और मुझे इस लायक मैं उम्मीद समझा। करता हूँ कि पॉडकास्ट आप सबको पसंद आएगा। आप सब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।